कक्षा 11 आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग फर्स्ट। इसका हम अध्याय नंबर 2 भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी, जिसका प्रारंभ भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के साथ हुआ और विभिन्न यूरोपीय शक्तियों में प्रचुर संसाधनों से परिपूर्ण भारत देश के साथ व्यापार करने की होड़ शुरू हो गई। व्यापार करने आई कंपनियां भारत में साम्राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गई। इसमें इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी अग्रणी रही। सन 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध और सन 1765 में इलाहाबाद की संधि से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। कंपनी के लगातार होने वाले विस्तार ने भारतीय राज्यों में रियासतों का गहरा आघात पहुंचाया। तो क्वेश्चन आ जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? तो 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद। और इसमें अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि, ये भी याद रख लेना। कंपनी के लगातार होने वाले विस्तार ने भारतीय राज्यों में रियासतों को गहरा आघात पहुंचाया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा के कारण ही भारतीय राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन होते चले गए। तो सहायक संधि प्रथा किसने आरंभ की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। और वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुए प्रशासनिक व न्यायिक परिवर्तन ने भारत में कंपनी के साम्राज्य को मजबूती प्रदान की और कंपनी के अधिकारियों ने प्रशासन और न्याय के साथ साथ आर्थिक मामलों को भी इसी प्रकार नियंत्रित किया कि कंपनी लगातार मुनाफा हो। इस प्रकार राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक ढांचे को छीन बीन कर कंपनी ने अपने फायदे के विभिन्न परिवर्तनों की शुरुआत की और विभिन्न भू राजस्व नीतियों को लागू करने से कंपनी का जो नियमित राजस्व की प्राप्ति हुई होती रही, लेकिन इन राजस्व नीतियों के दुष्परिणामों के कारण भारतीय ग्रामीण व्यवस्था का ढांचा चरमरा गया। इस प्रकार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक एवं आर्थिक ढांचे में परिवर्तन के साथ साथ कंपनी प्रशासन ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप की नीति अपनाई। तो कंपनी ने राजनीतिक और प्रशासनिक तथा न्यायिक और आर्थिक ढांचे में तो परिवर्तन किया ही, बल्कि भारत के सामाजिक और धार्मिक मामले में भी हस्तक्षेप करने लग गई। कंपनी शासन ने विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से भारतीय समाज की विभिन्न कुरीतियों को निषेध करना चाहा, लेकिन भारतीय जनमानस तो पहले ही विभिन्न परिवर्तनों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया था। वे इन सामाजिक व धार्मिक मामलों में अंग्रेजी प्रशासन के हस्तक्षेप से और असंतुष्ट हो गया। तो अंग्रेजी प्रशासन का हस्तक्षेप हो गया सामाजिक और धार्मिक मामलों में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा गोद निषेध की नीति के तहत राज्य हड़पे जाने के कारण भारतीय असंतोष और गहरा हो गया। तो गोद निषेध नीति किसके शासनकाल के दौरान रही? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान। इन सारे परिवर्तनों के साथ साथ अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति ने भारत में अंग्रेजों और भारतीय समाज के मध्य खाई को गहरा कर दिया। भारत में अंग्रेजी शासन का चरित्र विदेशी ही रहा था और यही कारण था कि भारत में प्रथम बार एक विदेशी शक्ति को भारत से बाहर निकलने के लिए एक संगठित जन आंदोलन खड़ा हुआ। भारत पर अंग्रेजों से पूर्व कई विदेशी आक्रमण हुए, चाहे वे यूनानी, शक, मंगोल, कुषाण, तुर्क, मुगल या अफगानी रहे हो, परंतु इनमें से किसी भी विदेशी शक्ति ने भारतीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक मामलों को इतनी चोट नहीं पहुंचाई जितनी कि अंग्रेजी राज ने पहुंचाई। इसी के परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में विभिन्न सैनिक विद्रोह हुए। इस असंतोष की परिणति का सबसे बड़ा विस्फोट 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। इस क्रांति के पश्चात कंपनी का शासन समाप्त हुआ और वायसराय ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में भारत में ब्रिटिश शासन के प्रमुख बन गए। तो 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बाद 1858 से ताज का शासन हो गया, मतलब ब्रिटिश ताज का, इसीलिए। और उसके बाद वायसराय पद सृजित किया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रिया नीतियाँ जैसे शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुल प्रेस एक्ट तथा दिल्ली दरबार के आयोजन के कारण भारतीय असंतोष लगातार बढ़ता रहा और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम के कारण भारत में लगातार अकाल पड़ने लगे और लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सुसंगठित विरोध को भावना का जन्म लेने लगी। इसी परिणाम स्वरूप 1885 में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने एक संगठित विरोध का सूत्रपात किया।
तो लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रिया दे दी थी नीतियों और ब्रिटिश और आर्थिक दुष्परिणामों और अकाल पड़ने के कारण 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विश्व इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलन भारतीय जनता के एक विशाल अंग को राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित और सक्रिय करने तथा उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने में सफल हुआ। भारतीय राष्ट्रीयवाद के कई विकास के कई चरण थे। जैसे जैसे ये एक चरण और दूसरे चरण की तरफ बढ़ा, इसका सामाजिक आधार भी अधिक व्यापक होने लगा। इसके लक्ष्य अधिकाधिक साहसिक और अधिक स्पष्टता से परिभाषित हुए तथा ये विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ। भारत और सारे विश्व में विभिन्न शक्तियों के विकास के फलस्वरूप भारतीयों ने अधिकाधिक तादाद में राष्ट्रीय चेतना और दृष्टि अपनाई। राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और हर क्षेत्र में ये राष्ट्रीय जागरण परिलक्षित हुआ। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके उद्भव विकास के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं। तो 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, इसके लिए क्या क्या उत्तरदायी कारण थे? तो भारत का राजनीतिक एकीकरण, वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण देश की राजनीतिक एकता प्राप्त हुई और लोगों ने एक राष्ट्र के संदर्भ में सोचना प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने भारत में आने से पूर्व दक्षिण के लोग प्राय थोड़ी अवधि को छोड़कर देश के शेष भाग में अलग थे। अंग्रेजों ने संपूर्ण देश को एक केंद्रीकृत शासन के अंतर्गत ला दिया, जिससे एक सभी राजनीतिक एकता उत्पन्न हुई और जो प्राचीन और मध्यकाल से भिन्न थी। अतः भारत में अखंड और स्वतंत्र भारत राष्ट्र का विचार इसी राजनीतिक एकीकरण का परिणाम था। सेकंड है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय चेतना को दो प्रकार से शक्ति प्रदान की। एक तो ये है कि अंग्रेजी भाषा पूर्व से पश्चिम की संपर्क भाषा बन गई और भारत के शिक्षित नवयुवक यूरोप जाने लगे। वे मिल्टन तथा रूसो आदि जनतंत्रवादी, स्वतंत्रता प्रेमी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित हुए तथा भारत में समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना के इच्छुक हुए। दूसरा ये है कि अंग्रेजी के रूप में हमें एक संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों को पारस्परिक विचार विमर्श के माध्यम से राष्ट्रवाद को एकीकृत व मजबूत बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो पहला कारण है भारत का राजनीतिक एकीकरण और दूसरा कारण है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव और तीसरा है प्रेस की भूमिका। भारतीय राष्ट्रवाद की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप के विकास में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रेस द्वारा निष्पादित प्रचार व राजनीतिक शिक्षा की सुविधा के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक रूप उजागर हुआ। इसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार व शासन की कार्यवाही की प्रतिदिन आलोचना कर सके तथा लोगों को राजनीतिक समस्याओं को समझ और शिक्षा दे सके। प्रेस की मदद से ही लोगों को भी स्वतंत्र लोकतांत्रिक समस्याओं, प्रतिनिधि सरकार, डोमिनेंट स्टेट की विषय वस्तु, स्वाधीनता आदि विचारों का प्रचार कर सके। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जो साप्ताहिक था। तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो साप्ताहिक था। राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव रखी। तो राष्ट्रीय प्रेस की नींव राजा राम मोहन राय ने रखी। तो राष्ट्रीय प्रेस की नींव राजा राम मोहन राय ने रखी। इनके द्वारा प्रकाशित बंगला पत्र स्वाद कौमुदी तथा फारसी पत्र मीरात उल अखबार ने देश में राजनीतिक जागरण किया। तो राजा राम मोहन राय के अखबार थे स्वाद कौमुदी और बंगला भाषा में स्वाद कौमुदी और फारसी पत्र मीरात उल अखबार। और सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जो साप्ताहिक था। राष्ट्रीय साहित्य का विकास सन 1878 तक भारत में नव जागरण के चिन्ह तथा उनकी विभिन्न भाषाओं में देखे गए। इनमें राष्ट्रीय साहित्य का जन्म हुआ, जो एक तरफ तो भारतवासियों के बढ़ते आंदोलन का दर्पण था, तो दूसरी तरफ उसे बढ़ाने का प्रयास था। आधुनिक हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र साहित्यकार नहीं थे, अपितु वे प्रसिद्ध सुधारक और स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने 1876 ईस्वी में भारत दूरदर्शन नामक नाटक लिखा। तो भारतेंदु ने 1876 में भारत दूरदर्शन नामक नाटक लिखा, जिन्होंने अंग्रेजों में भारत की दूरदशा का चित्र खींचा। अन्य रचनाकारों जैसे बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगहन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि रचनाओं ने भी देश प्रेम की झांकी मिली है। परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। परिवहन व संचार के साधनों में सुधार और विकास के कारण देश में राष्ट्रीय आंदोलन की और भी शीघ्र प्रगति हुई। रेलवे व नई डाक व्यवस्था ने देश को एक सूत्र में बांधने में मदद की।
भारतीय नेताओं ने अपने आप को इस स्थिति का अनुभव किया कि वे अपने राष्ट्रीय आंदोलन को देश के प्रत्येक कोने में ले जा सके। अंग्रेजों ने इसी साधना की स्थापना अपने व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए की थी। इसके बिना वे भारत जैसे विशाल देश पर शांतिपूर्वक शासन नहीं कर सकते थे, किंतु इन साधनों का लाभ भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में भी हुआ और इन विकसित साधनों ने भारत के सभी प्रदेशों को एक दूसरे के समीप ला दिया, जिसमें भौगोलिक सीमाएं राजनीतिक सीमाओं में परिवर्तन हो गई और इसके बिना राष्ट्रीय आंदोलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और छठा कारण है प्रजातीय विभेद की नीति। ब्रिटिश भारत के प्रति भारतीयों के संतोष को एक महत्वपूर्ण कारण उनकी प्रजातीय विभेद की नीति थी। भारतीयों को बौद्धिक, शारीरिक एवं चारित्रिक दृष्टि से हीन समझा जाता था और इसी कारण उन्हें लोक सेवाओं में, सेना में, परिषदों एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति नहीं किया जाता था। अनेक सार्वजनिक स्थलों पर भारतीयों को प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। दादा भाई नौरोजी ने लंदन की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की मांग की। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से मांग की कि भारतीयों को अपशब्द कहना और अपमानित करना बंद किया गया। इन घटनाओं से भारतीयों ने स्पष्ट समझ लिया कि उन्हें गुलामी जैसी हालत का बदलने के लिए ब्रिटिश शासकों से लड़ना पड़ेगा। प्रजातीय अहंकार को चरमोत्कर्ष सन 1883 के इल्बर्ट बिल के उपज विवाद के समय देखा गया। एक सामान्य प्रेम की भावना के कारण एक सामान्य घृणा की भावना ने भारतीय जनमानस को राष्ट्रीय रूप आने की प्रेरणा दी। तो प्रजातीय अहंकार का चरमोत्कर्ष कब हुआ? सन 1883 में इल्बर्ट बिल पर। 1857 के और सातवां कारण है 1857 के विद्रोह की अंग्रेजी प्रतिक्रिया से भारतीय अपमानित। सन 1857 के विद्रोह के होने से पूर्व बहुत से अंग्रेज ऐसे थे जो ईमानदारी के साथ भारतीय के भले के लिए कार्य करते थे, किंतु विद्रोह के दिनों में दोनों ओर बहुत सा रक्त बहाया गया। विद्रोह के पश्चात यूरोपियों ने ईसाई तथा निर्दोष भारतीयों से बदला लिया तथा दमनकारी नीति अपनाई। भारतीयों को देश में प्रशासन के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों तथा विधानमंडलों से वंचित कर दिया गया। इसी प्रकार के अपमान व अत्याचार के फलस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय एकता की प्रवृत्ति को बल मिला। और आठवां कारण है सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन। हिंदू समाज व धर्म में अनेक कुरीतियां व कमियां तथा ईसाई धर्म का खुलापन आमने सामने आना था। अंग्रेजों द्वारा उसे अपनाने वालों को दे दिए गए लालच लोगों के परिणाम स्वरूप पढ़े लिखे भारतीयों ने ईसाई धर्म के प्रति आकर्षण अंग्रेजों द्वारा उसे अपनाने वालों को दिए गए लालच और लाभों के परिणाम स्वरूप पढ़े लिखे भारतीयों ने ईसाई धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया, जिससे वे ईसाई धर्म स्वीकारने लगे। इसमें राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट आदि भारतीयों को हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीति हुई कमियों की ओर ध्यान दिया गया। शुरू के धर्म सुधारकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत को धर्म के क्षेत्र में प्रचारित किया। वास्तव में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा अन्य संस्थाएं पुराने धर्म को नई समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही थी। भारत के आरंभिक धर्म सुधार आंदोलनों में ऐसे धार्मिक दृष्टिकोण का विकसित करने की कोशिश की जो हिंदू, मुसलमान, फारसी, सिख आदि सभी समुदायों की एकता कायम कर सके। भारत के प्रथम राष्ट्रीय जागरण का स्वरूप पहले धार्मिक था, फिर धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना गहरी होती चली गई। इसके साथ उसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होने लगा। और नौवां कारण है अंग्रेज सरकार की खुले व्यापार की नीति। अंग्रेज सरकार को खुले व्यापार की नीति देश विकास के मार्ग में बाधक थी। भारतीयों की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश शासन के काल में बिगड़ चुकी थी। 4 करोड़ भारतीयों को दिन में केवल एक बार खाना खाकर संतुष्ट होना पड़ता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि इंग्लैंड भूखे किसानों से बलपूर्वक कर प्राप्त करता था, यहाँ अपना माल बेचकर लाभ कमाता था। इसी प्रकार ब्रिटेन के अतुल्य ऐश्वर्य से अधिक वृद्धि होती थी तथा गरीबी के दुष्चग में फंस गया। और 10वां कारण है इल्बर्ट विवाद। प्रचलित न्याय प्रणाली के अनुसार प्रेसिडेंसी को छोड़कर अन्य कहीं भी अंग्रेजों के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे। कोई भारतीय न्यायाधीश ऐसा नहीं कर सकता था। लॉर्ड रिपन ने न्याय प्रणाली में समानता स्थापित करने के लिए अपनी परिषद के विधि सदस्य सीपी इल्बर्ट को इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने को कहा। अतः इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें भारत में रहने वाले यूरोपियों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई का अधिकार भारतीय मजिस्ट्रेटों को देने की व्यवस्था की। इस विधेयक में से समस्त यूरोपियों में खलबली मच गई। अंग्रेजों ने इसे काला कानून कहा। तो काला कानून कौन था? इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद काला कानून था जिसमें भारतीयों को यूरोपियों के विरुद्ध, भारत में रहने वाले यूरोपियों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई का अधिकार भारतीय मजिस्ट्रेटों को देने की व्यवस्था की, जिसे ही काला कानून के नाम से जाना जाता है। भारत के अधिकांश गैर सरकारी अंग्रेज इसी विरोध से सम्मिलित हो गए। यूरोपियों के इस संगठित विरोध ने भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्होंने अनुभव किया कि राजनीतिक प्रगति के लिए संगठित होना आवश्यक है। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर बाद में भारतीयों ने संस्थाओं का निर्माण शुरू किया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं का उदय। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व देश के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिन्होंने भले ही व्यक्तिगत स्वार्थ से ही किंतु राष्ट्रवाद के उदय में अपना योगदान दिया। भारतवासियों के लिए यह विचार नया ही था कि लोग किसी राजनीतिक संगठन को तैयार कर सकते थे। सन 1838 ईस्वी में बंगाल के जमींदारों ने लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई। तो 1838 में बंगाल के जमींदारों ने कौन सी सोसाइटी बनाई? लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसने कर मुक्ति भूमि के अपहरण का विरोध किया तथा कुछ अंशों तक उसे सफलता भी मिली। तत्पश्चात अनेक संस्थाएं बनी जो राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने हेतु सरकार को ज्ञापन देती थी। सन 1851 ईस्वी में कलकत्ता में के जमींदारों ने राजनीतिक उद्देश्य से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था बनाई। तो कलकत्ता के जमींदारों ने कौन सी संस्था बनाई? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बड़े व्यापारी और जमींदारों ने मिलकर सरकार के सम्मुख प्रशासनिक सुधार की मांग की और इन संस्थाओं ने अपने प्रांतों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया। सन 1857 के बाद के दशकों में उच्च शिक्षा का प्रसार हुआ, जो बुद्धिजीवियों ने यह अनुभव किया कि जमींदार के संगठन के अलावा इन्हें भी अपने अलग विचार किए। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापित करके भारत के प्रमुख नगरों की इसकी शाखा स्थापित की और सन 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने पुनः सार्वजनिक सभा बनाई। तो महादेव गोविंद रानडे ने पुनः सार्वजनिक सभा बनाई 1870 में, जिसमें महाराष्ट्र क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। सन 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की 1876 में। इस संस्था ने लंबी अवधि तक प्रमुख विषयों पर भारतीयों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। इस संस्था के नेताओं ने संस्था को अखिल भारतीय स्वरूप देने की भरसक कोशिश की, लेकिन वे अनेक कारणों से सफल नहीं हो सके। वे मूलतः बंगाल का ही संगठन रहा। अतः दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन के प्रयत्नों से इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सम्मेलन कलकत्ता में हुआ और किसके प्रयासों से? तो 1883 में इंडियन एसोसिएशन के प्रयत्नों से। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भाग लिया। इसमें प्रथम प्रस्ताव द्वारा मांग की गई कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा उसी समय भारत में भी ली जाए जब ब्रिटेन में होती है तथा इसमें बैठने की आयु बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी जाए। दूसरे प्रस्ताव में राष्ट्रीय कोष के संग्रह के महत्व को जोर दिया गया। तीसरे प्रस्ताव में भारत में प्रतिनिधि विधानसभा की मांग की गई और चौथे प्रस्ताव में आर्म्स एक्ट रद्द करने की मांग की गई तथा पांचवें प्रस्ताव में इल्बर्ट समझौते पर खेद प्रकट किया। पूर्णतः सफल न होने पर भी सम्मेलन को अपना महत्व रहा। ये सभी राष्ट्रीय नेताओं को एक मंच पर लाने और संयुक्त अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की तरफ से पहला कदम था। दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कोलकाता में सन 1885 में हुई। तो दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में कितनी बजी? 1885 में। पहली और दूसरी कलकत्ता में हुई। इसी क्रम में 28 दिसंबर 1850 को योमेश चंद्र की बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई दिसंबर 1885 में। इसमें देश भर में 72 प्रतिनिधि मौजूद थे। तो इसमें कितने प्रतिनिधि मौजूद थे? इसमें 72 प्रतिनिधि मौजूद थे। एओ इसके सचिव थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया। तो योमेश चंद्र बनर्जी और एओ हम सचिव थे और योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसमें 72 प्रतिनिधि मौजूद थे। तो 72 प्रतिनिधि शुरुआत में। कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को 3 चरणों में बांटा जाता है। उदारवादी चरण 1885 से 1905, उग्रवादी चरण 1905 से 1926 और गांधी युग 1920 से 1947। उदारवादी 1885 से 1905, उग्रवादी 1905 से 1920 और गांधी युग 1920 से 1947। राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी युग सन 1885 से सन 1905, सन 1885 ईस्वी से सन 1905 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन को उदारवादी चरण कहा गया। इस अवधि में राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व वकील, डॉक्टर, अध्यापक, लेखक, पत्रकार आदि मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी के हाथों में रहा। नेताओं में दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि प्रमुख थे। इसी चरण के नेताओं का विश्वास था कि सभी लोगों को राजनीतिक मामलों पर जागरूक करना जरूरी है ताकि उनमें अंग्रेजी राज का विरोध करने का आत्मविश्वास पैदा हो सके। इसी दौर के राष्ट्रवादियों को समझ, दर्शन एवं क्रम इसी दृष्टि से प्रेरित था। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम तैयार करना था जिस पर विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, जातियों, भाषाई समुदाय एवं वर्गों की आपसी सहमति हो।
सके। तो उदार युग में कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदारवादी युग में थे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय नेताओं ने साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन किया। इसके अनुसार अंग्रेजी उपनिवेशवाद का सार था भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन बनाना। भारत अंग्रेजी शासन के अधीन दिन पर दिन गरीब होता जा रहा था। ये गरीबी भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का परिणाम थी और ये पिछड़ेपन अंग्रेजी शासन का परिणाम था। अंग्रेजी शासन में भारत के पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया और आधुनिक उद्योगों की प्रक्रिया को धक्का पहुंचाया। अंग्रेजी नीतियों द्वारा भारतीय कृषि को भी शोषण रहा। उन्होंने सरकारी खर्चों की कड़ी आलोचना की। सरकारी पैसे का एक बड़ा हिस्सा सेना और प्रशासन में खर्च होता था, लेकिन लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों की उपेक्षा की जाती थी। इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे ये साबित हुआ कि भारत में इंग्लैंड को अनेक माध्यमों द्वारा धन भेजा जाता है, जिसके बदले में भारत को कोई प्रतिफल या लाभ प्राप्त नहीं होता है। अभी कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य। प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य भारत का अंग्रेजी शासन से मुक्त करना नहीं था। उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। कांग्रेस का उद्देश्य प्रतिनिधि सभाओं का विस्तार तथा उनमें भारतीयों की अधिकाधिक संख्या में वृद्धि करना था। साथ ही कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक अधिवेशनों में इन परिषदों के प्रतिनिधि चरित्र को विकसित करने की दृष्टि से निर्वाचित सदस्यों की निश्चित संख्या की मांग की थी। उदारवादियों ने प्रार्थना पत्रों, स्मरण पत्रों तथा प्रतिनिधि मंडलों द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपनी न्याययुक्त मांगों को मानने का आग्रह किया। इस युग में कांग्रेस द्वारा की गई राजनीतिक मांग पेश की गई, जो निम्न प्रकार से हैं। विधानमंडलों का विस्तार हो और उनके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित हो। उनमें भारतीय सदस्यों की संख्या वृद्धि की जाए। न्याय व्यवस्था में झूरी का प्रयोग हो करनी और उच्च नौकरियों में भारतीयों को स्थान मिले और भारतीयों को सैनिक शिक्षा दी जाए। सशस्त्र कानून में संशोधन किया जाता है, भारत को अधिकार दिया जाए। और 1905 ईस्वी में गोखले ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन की मांग की। तो सबसे पहले स्वशासन की मांग 1905 में गोखले ने की और सन 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने दोहराया। तो 1905 में सर्वप्रथम गोखले ने स्वशासन की मांग की और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अपनाई। कांग्रेस ने सामाजिक और आर्थिक जीवन के क्षेत्र में आवश्यक सुधार के लिए मांग रखी। भूमि कर में कमी की जाए एवं सिंचाई की व्यवस्था की जाए और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए और उनका आधुनिकीकरण किया जाए और भारत से बाहर भेजने वाले अनाज पर प्रतिबंध लगाया जाए और प्रशासनिक व्यय में कमी की जाए और नमक कर को समाप्त किया जाए। ये सब भारतीय कांग्रेस की मांग थी। अब ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस। प्रारंभ में कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटेन की महान विजय समझा जाता था, परंतु सरकार और कांग्रेस के बीच मधुर संबंध अधिक समय तक कायम नहीं रह सका। शीघ्र ही सरकार इस संकट से भयभीत होगी। इसमें खतरा दिखाई देने लगा। सरकार ने कांग्रेस को प्रोत्साहन देना बंद कर दिया। सन 1888 ईस्वी में सरकार की कांग्रेस संबंधी नीति में परिवर्तन हुआ और लॉर्ड डफरिन ने एक भोज के अवसर पर कहा, अब कांग्रेस का झुकाव राजद्रोह की ओर हो गया है और ये संस्था शिक्षित भारतीयों को नामात्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। 1890 में इस सरकार ने इस विज्ञप्ति निकाली और इसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने की मनाही की गई। इस प्रकार सरकार और कांग्रेस के बीच आपसी संबंधों में कटुता बढ़ने लगी। तो डफरिन ने क्या कहा कि ये संस्था अब कांग्रेस का झुकाव राजद्रोह का हो गया है और ये संस्था शिक्षित भारतीयों के नामात्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये शब्द किसके हैं? तो लॉर्ड डफरिन के हैं। सरकार ने इस बदलते हुए रवैये के बावजूद कांग्रेस अपने रास्ते पर चलती रही। निसंदेह कांग्रेस की कार्यनीति में कुछ परिवर्तन आया। कांग्रेस के नेताओं ने वायसराय के विचार को खंडन शुरू किया और धीरे धीरे कांग्रेस की ओर से विभिन्न भागों में सभाएं की जाने लगी और राष्ट्रीय मांगों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव पारित होने लगा। किंतु अब भी कांग्रेस नेताओं को अंग्रेजी में विश्वास था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पुनः कांग्रेस में भाषण देते हुए भारतवासियों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बताया और इंग्लैंड ने भी कांग्रेस के कार्यों का प्रचार प्रति तेजी से होने लगा, जिससे कि अंग्रेजों ने दिलचस्पी दिखाई। ब्रिटिश संसद के सदस्य चार्ल्स बेडला और आर सर विलियम वेडबर्न के नाम से इसी संदर्भ विशेष उल्लेखनीय है, जिनके प्रयत्नों के फलस्वरूप सन 1890 में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना हुई। तो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो सर विलियम वेडरबर्न और चार्ल्स बेडला और सर विलियम वेडरबर्न के नाम से इंडियन पॉलिटरी कमेटी की स्थापना हुई 1890 में। इस कमेटी ने 1890 में इंडिया नामक एक पत्रिका प्रकाशित की, जो 1892 में मासिक और 1896 में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगी। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1892 में ईस्वी में भारतीय परिषद
अधिनियम पास हुआ जिससे भारतीय विधानमंडल में कुछ सुधार हुए और ये सुधार अधिनियम कांग्रेस के प्रयत्नों के प्रतिफल था, परंतु कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं हुई और ये नहीं भारतीयों को जो थोड़े समय बहुत राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए उन पर कुठाराघात होने लगा। 1898 ईस्वी में एक कानून पारित हुआ जिसके अनुसार अंग्रेजी शासन की आलोचना करना अपराध माना गया। 1889 ईस्वी में कलकत्ता निगम के भारतीय सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया और 1904 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। और बाल गंगाधर तिलक तथा अनेक समाचार पत्रों के संपादकों को कैद कर लिया गया। इनमें राष्ट्रीय नेताओं में अत्यधिक असंतोष पैदा हुआ और सरकार ने भी कांग्रेस के प्रस्ताव को नकारती रही, जिसने कांग्रेस के कुछ सदस्यों का विश्वास हो गया और केवल प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी, इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। उदारवादियों को सफलता कैसे मिली? तो उदारवादियों के कार्यक्रम में कमियां थी और उन्हें उपदेश में विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन इनका महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने खुले सरकार की सामना नहीं किया क्योंकि वे तत्कालीन परिस्थिति से परिचित थे। वे उग्र नीति अपनाते तो आरंभ में सरकार कठोरता से उनका दमन करती। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जो सेवा भारत के लिए की वे भी नहीं हो पाती। वे भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत थे, इन्हें इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के प्रयास से ही भारत में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ी थी। उन्हीं के प्रयास से औपनिवेशिक स्वशासन तथा प्रशासनिक सुधार की मांग की जाने लगी तथा भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण दिलाने और जागरूक करने की दिशा में उनका योगदान प्रशंसनीय था। उदारवादियों के प्रयासों से सन 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हो सका तथा भारत में प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं के विकास से यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। उदारवादियों की राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव से एक लाभ ये हुआ कि राष्ट्रवादियों के हृदय में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई और वे धीरे धीरे समझने लगे कि ब्रिटिश शासन का कल्याण करना नहीं चाहता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव इन्हीं 20 वर्षों में उदारवादियों के प्रभाव से डाली। उदारवादी नेताओं ने इसमें योग्य बना रखा कि स्वतंत्रता की मांग कर समक्ष सके। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने उदारवादी के कार्यों की प्रशंसा पर यह विचार व्यक्त किया कि प्रारंभिक उदारवादियों ने ही आधुनिक स्वतंत्रता की इमारत की नींव डाली। ये कथन किसका है? पूछ ले तो ये कथन किसका है? तो ये कथन पट्टाभी सीतारामैया का है। इसके प्रयत्नों से नींव को एक मंजिल करके इमारत बनती चलेगी और पहले उपनिवेशिक ढंग का स्वशासन, फिर साम्राज्य के अंतर्गत होम रूल, इसके ऊपर स्वराज और सबसे पूर्ण स्वाधीनता की मंजिल बन सकी। उदारवादियों की सफलता। उदारवादियों कार्यक्रम में कमियां थी और उन्हें अपने उद्देश्य में विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने खुलकर सरकार का सामना नहीं किया क्योंकि वे तत्कालीन परिस्थितियों से परिचित थे। यदि वे उग्र नीति अपनाते तो आरंभ में ही सरकार कठोरता से उनका दमन कर सकती थी। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जो भारत सेवा भारत के लिए की वे नहीं हो पाती और वे भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत थे। तो ये उदारवादियों की सफलता है। अब है राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी युग 1905 से 1920। सन 1905 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नए दौर में प्रवेश किया। इसके नेतृत्व की बागडोर उदारवादियों के स्थान पर उग्रवादी नेताओं ने संभाली। करमपति नेतृत्व ने ब्रिटिश शासन में भारतवासियों के मध्य बुनियादी अंतर्विरोध पर निरंतर बल दिया और इसके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन इस अंतर्विरोध का ही परिणाम था। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय करमदल के प्रमुख नेता थे। तो करमदल के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय करमदल के प्रमुख नेता थे। लोकमान्य तिलक पहले नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो स्वराज शब्द का प्रयोग करता राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज शब्द का प्रयोग करता कौन है? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाद में गांधी जी ने उनके बारे में कहा कि लाखों अन्य देशवासियों की तरह में भी उनके अपार ज्ञान, अदम्य साहस, देश प्रेम, व्यक्तिगत जीवन में सादगी और पवित्रता तथा महान त्याग का प्रशंसक हूँ। हमने समकालीन नेताओं की तुलना में उन्होंने अपने देशवासियों को सबसे अधिक प्रेरित किया। उन्होंने हमारे हृदयों में स्वराज की भावना का संचार किया। अंग्रेजी सरकार की बुराइयों का जितना ज्ञान लोकमान्य तिलक को था उतना शायद उस समय के किसी और नेता को नहीं था। तिलक पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना। उन्होंने मुंबई के मजदूरों के बीच सक्रिय रूप से राजनीतिक कार्य किया। इसी का परिणाम था कि सन 1908 ईस्वी में तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई। तब मिल के मजदूरों और रेल कर्मचारियों ने 6 दिन की हड़ताल की। ये गांधी जी का तने
गर्मपंथी नेता बड़े पैमाने को राजनीतिक संघर्ष में जनता की सक्रिय भागीदारी की समर्थक थे। उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का मूलमंत्र बना दिया। उन्होंने नरमपंथियों के संवैधानिक उपायों को भिक्षावृत्ति बताते हुए सरकार के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध पर आधारित व्यापक आंदोलन पर बल दिया। गर्म दल के नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में सामने रखा। तिलक ने घोषणा की कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अब राष्ट्रीय आंदोलन अपने विकास के अगले दौर में प्रवेश के लिए तैयार था। इसके लिए वातावरण तब तैयार हुआ जब अंग्रेजी सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का फैसला लिया। तो बंगाल विभाजन का फैसला कब हुआ? तो 20 जुलाई 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के फैसले को राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने की ब्रिटिश चाल के रूप में देखा। उन्होंने इस फैसले का विरोध किया और इसके बंगाल में विशाल जन आंदोलन संगठित किया। शुरू में इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमपंथियों के हाथों में था। तो बंगाल विभाजन का नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं कृष्ण कुमार मित्र ने। और नरमपंथियों के हाथों में था जो नरमपंथी थे। लेकिन बाद में नेतृत्व गर्म दल के नेताओं में विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष या अश्विन कुमार दत्त के हाथों में आ गया। बंग विरोधी आंदोलन का उद्घाटन 7 अगस्त 1905 का हुआ। तो बंग विरोधी आंदोलन का उद्घाटन कब हुआ? तो 7 अगस्त 1905, जब कलकत्ता में विभाजन के विरोध में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। उसके बावजूद 16 अक्टूबर 1905 को बंग का निर्णय लागू कर दिया गया। तो आंदोलन पूरे बंगाल में विस्तृत हो गया। कुछ समय में विदेशी सामान के बहिष्कार एवं केवल भारत में बने स्वदेशी सामान के इस्तेमाल से जुड़ी राजनीतिक गतिविधि प्रारंभ हुई। आंदोलन के नेताओं ने अंग्रेजी राज के कड़े मुकाबले के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया। बंग का मसला भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वराज के नारों को धीरे धीरे अन्य प्रांतों से भी प्रसार होने लगा। सारा देश एक ही तरह के विचारों को राजनीतिक सूत्रों में बनने लगा। लोकमान्य तिलक इस काल के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन का जवाब दमन से किया। सरकार ने सभाओं और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने जाति, प्रांत, भाषा और सामाजिक धर्म के आधार पर लोगों में फूट डालने का असफल प्रयास किया। लेकिन तिलक की गिरफ्तारी तथा विपिन चंद्रपाल एवं अरविंद घोष द्वारा राजनीतिक संन्यास लेने के बाद आंदोलन अधिक समय तक नहीं चल सका। इस आंदोलन ने लोगों को राजनीतिक रूप से सजग एवं सक्रिय बनाया। इससे उनका आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का संचार हुआ। अंततः सरकार को राष्ट्रवादियों की मांग के आगे झुकना ही पड़ा। सन 1911 में बंगाल विभाजन के फैसले को वापस ले लिया गया तथा बंगाल का पुनः एकीकरण हुआ। तो बंगाल विभाजन के फैसले को वापस कब लिया गया? तो 1911 ईस्वी में। तथा बंगाल का पुनः एकीकरण को बिहार और उड़ीसा को विशाल बंगाल से निकालकर एक अलग प्रांत बना दिया गया। तो 1911 में ही बंगाल से बिहार और उड़ीसा को निकाला गया। इसी बीच में कांग्रेस के मंच पर 1905 ईस्वी से 1907 ईस्वी के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के पारस्परिक मतभेद बढ़ते जा रहे थे। गर्मपंथी आश्वस्त थे कि आज़ादी की लड़ाई शुरू होगी ही तथा जनता जागरूक हो चुकी। अतः यह जिस समय है जब बंगाल में आंदोलन को तेज किया था इस देश के अन्य प्रदेशों तक फैलाया जाए। इस समय इन गर्मपंथियों के नेता थे अरविंद घोष। तो गर्मपंथियों के नेता कौन था? अरविंद घोष था। दूसरी ओर नरमपंथियों को मानना था कि गर्मपंथियों के साथ रहना बहुत ही खतरनाक है। सरकार साम्राज्यवाद विरोधी किसी भी आंदोलन का दमन करने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में दमन न्योता को देना औचित्य है। इन नरमपंथियों के नेता थे फिरोज मेहता। तो नरमपंथियों के नेता कौन थे? फिरोज मेहता। और गर्मपंथियों के अरविंद घोष। 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ताप्ती नदी किनारे सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 26 दिसंबर 1907 को। कांग्रेस का यहाँ औपचारिक रूप से कांग्रेस में फूट पड़ गई। तो फूट कब पड़ी? 26 दिसंबर 1907 ताप्ती नदी किनारे सूरत में। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सूरत किसी किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी किनारे। सन 1908 ईस्वी के बाद समूचा राष्ट्रीय आंदोलन पतन की ओर उन्मुख हो गया। लेकिन लोगों के दिलों में राष्ट्रीय भावनाएं मौजूद थी। सन 1914 ईस्वी में जब 6 साल की कैद के बाद तिलक से छूटे तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को पुनः पटरी पर चढ़ाया। सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में सन 1915-16 में होम रूल लिंगों की स्थापना से राष्ट्रीय आंदोलन का पुनरुत्थान हुआ। तो होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थी। पहले होम रूल लिंग के नेता लोकमान्य तिलक थे। दूसरे की नेता एनी बेसेंट थी। दोनों होम रूल लिंगों ने सम्मिलित तरीके से मीटिंग, भाषणों, दोहरों, पर्चों और सम्मेलनों के द्वारा देश में प्रचार किया। उनकी मुख्य मांग थी युद्ध के समाप्त होने पर होम रूल या स्वराज की प्राप्ति। सन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लिंग के सदस्यों के लिए कांग्रेस में अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ।
सन 1916 ईस्वी में लखनऊ के अध्यक्ष में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। इसी अध्यक्ष में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ। क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की भूमिका किसने निभाई? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भूमिका निभाई बाल गंगाधर तिलक ने। कब निभाई? 1916। सन 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में तिलक में पुणे कांग्रेस शामिल हो गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी समझौते में एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक ने एक और प्रस्ताव रखा कि एक कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा जो कांग्रेस के निर्णयों कार्यक्रम को अमली रूप दे सकेगा, परंतु ये प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सका और सन 1920 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस संविधान को जन आधारित आंदोलन के संचालन के अनुरूप नया रूप दिया तथा उन्होंने तिलक के इसी प्रस्ताव को मानना जरूरी समझा। 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता किसने कराया? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम जिस समय कांग्रेस के राजनीतिक मंच पर गर्म और नरम दलों का जन्म हो रहा था उसी समय देश में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ था। इस क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि गर्मपंथी नेताओं के द्वारा तैयार हो गई थी। गर्मपंथी एक ऐसा वर्ग भी था जो बलपूर्वक अंग्रेजी राज्यों को समाप्त करना चाहता था। ये वर्ग क्रांतिकारियों का था और वैधानिक आंदोलन कतई विश्वास नहीं करता था। क्रांतिकारी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किसी भी साधन का उपयोग उचित मानते थे। क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब था। तो क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब था। सन 1905 ईस्वी में बंग और स्वदेशी आंदोलन ने क्रांतिकारी आंदोलन को एक सबल सहारा दिया था। तो 1905 में बंग और स्वदेशी आंदोलन सरकार की दमनकारी तथा प्रतिक्रिया नीति के परिणामस्वरूप ही इस आंदोलन का उग्र प्रचार हुआ। बंगाल में इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बारिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र दत्त। तो बंगाल में आंदोलन किसने चलाया? तो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र दत्त ने। उन्होंने युगांतर और संध्या पत्रिकाओं द्वारा उग्रवाद का प्रचार किया। तो युगांतर और संध्या पत्रिका बारिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र दत्त से संबंधित थी। हमारी दृष्टि से भविष्य में होने वाली क्रांति पर हम उसके लिए तैयार थे। क्रांतिकारी आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। फलत कई गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं स्थापित हुई। इनमें से एक संस्था थी अनुशीलन समिति, जिसकी शाखाएं बंगाल में बिहार चारों तरफ से फैली हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा लाला हरदयाल के प्रयास से लंदन में भी क्रांतिकारी समितियां स्थापित की गई। राजनीतिक हत्याएं और डकैतियां बढ़ने लगी। कलकत्ता में प्रधान प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को कोड़े लगवाए और कठोर दंड दिया। शीघ्र ही किंग्सफोर्ड जज बनकर मुजफ्फरपुर आया और क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या कर उससे बदला लेने का निश्चय किया। ये काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को सौंपा गया। उन्होंने किंग्सफोर्ड के बंगले की ओर आती हुई एक गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया। उन्होंने समझा था गाड़ी में किंग्सफोर्ड होगा, किंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में मिस और मिसेज कैनेडी नामक 2 महिलाएं थी जो मुजफ्फर के वकील कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम के कारण दोनों की मृत्यु होगी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस पकड़े गए। उसे फांसी की सजा दे दी गई। इस प्रकार वे देश की स्वतंत्रता के बलिवेदी पर शहीद हो गए। इसी घटना के बाद कलकत्ता में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी षड्यंत्र का पता चला। इसमें अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष और अन्य युवक गिरफ्तार होकर ले गए। ये घटना सामान्यतः अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से विख्यात थी। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में इनका नाम था अरविंद कुमार घोष और बारिंद्र कुमार घोष। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद कुमार घोष और बारिंद्र कुमार घोष। सन 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। तो 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। तो 1913 में किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो लाला हरदयाल ने। कब की? फरवरी 1913 में। और अलीपुर षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष। इस दल ने 1913 ईस्वी में फरवरी महीने में पंजाब में सैनिक विद्रोह का निश्चय किया। सन 1907 में क्रांतिकारी आंदोलन की पंजाब शुरुआत हुई। सरदार अजय सिंह, भाई परमानंद, बाल मुकुंद और लाला हरदयाल क्रांति को संगठित किया। महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर थे। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण
तो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के पूर्णतः असफल होने से क्रांतिकारी में पुनः उग्रता आई। बंगाल में पुरानी अनुशीलन तथा युगांतर समितियां पुनः जाग उठी तथा उत्तरी भारत के लगभग सभी प्रमुख नगरों में क्रांतिकारी संगठन बन गए। परंतु प्रमुख बात यह थी कि अब यह नहीं समझा था कि अखिल भारतीय संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है। अतः अक्टूबर 1924 में कानपुर में समस्त क्रांतिकारियों दलों को एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सच्चिदानंद सान्याल, जगदीश चंद्र चटर्जी तथा राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी नेताओं तथा भगत सिंह, शिववर्मा, सुखदेव, भगवती चंद्र वोरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेताओं ने भाग लिया। इसके फलस्वरूप सन 1928 में इसमें इंडियन रिपब्लिक आर्मी का जन्म हुआ। 1928 इंडियन रिपब्लिक आर्मी, सन 1928 में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का जन्म हुआ और तथा विभिन्न प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। इस चरण में क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित संयुक्त भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। इन क्रांतिकारियों ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए धन एकत्रित करने के लिए निजी व्यक्तियों को लूटकर सरकारी कोषों को अपना निशाना बनाने का निश्चय किया। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर कांकेरी जाने वाली गाड़ी को सफलतापूर्वक लिखा। इसे कांकेरी कांड के अभियोग ने जनता से बहुत से सहानुभूति प्रदर्शन किया। तो 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर कांकेरी जाने वाली गाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। इसे ही कांकेरी कांड के अभियोग से जनता में बहुत सहानुभूति का प्रदर्शन किया। पंजाब में क्रांतिकारियों ने सन 1928 में भगत सिंह के नेतृत्व में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के फलस्वरूप हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी। तो सैंडर्स की हत्या कर दी। पुलिस ने आम जनता पर दमन चक्र चलाया। जनता में ये भावना हो गई कि क्रांतिकारी अपना कार्य करके निकल जाते हैं और जनता दमन का शिकार हो जाती है, पर इसे इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार होने के लिए भेजा। इस योजना के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को खाली बेंच पर बम फेंके हुए गिरफ्तार हो गए। इनकी इच्छा किसी की हत्या करनी नहीं थी। उनका मानना था कि बधिरों को सुनाने के लिए बहुत तेज आवाज़ करनी पड़ती है। बाद में लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी किस केस में दी गई? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। इस प्रकार बंगाल में सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार पर दावा किया। अप्रैल 1930 में इन क्रांतिकारियों ने अपनी वीरता के प्रत्यक्ष प्रमाण दिए, परंतु उनमें से कुछ स्पष्ट लाभ नहीं हुआ। सूर्य सेन अंत में पकड़े गए और 1933 में फांसी पर लटका दिया गया। आज भारत की स्वतंत्रता को लड़ने वाले क्रांतिकारी उन शहीदों के रूप में याद किए जाते हैं जो मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे। अब है राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी शुल्क सन 1920 से 1947। दिसंबर 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार सेवायता की। इसकी 3 माह बाद लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई और अमृतसर कांग्रेस के दौरान तिलक ने एक औपचारिक वार्ता में ये कहा था कि मैं इस होम रूल देखने के लिए जीवित नहीं रहूं, लेकिन हम यदि कड़ी मेहनत करें तो इस नए काम में अपने मन को एकाग्र कर सके तो नई पीढ़ी इसे अवश्य हासिल कर पाएगी। बहरहाल मैं मानता हूँ कि पंजाब की घटनाएं, मार्शल शासन और जलियांवाला बाग नरसंहार ने राजनीतिक वातावरण को विद्रोह की भावना से ओतप्रोत कर दिया, जिसके नए प्रतीक गांधी हैं। यद्यपि मैं मानता हूं कि अनुक्रियात्मक सहयोग से अधिकतम लाभ मिलेगा, फिर भी रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा। जब राष्ट्रीय आंदोलन ने आगामी चरणों के निर्विवाद नेता के रूप में गांधी जी का उदय हुआ तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ रंग भेद के आधार पर प्रजाति द्विवार किया जाता था। गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष का फैसला लिया। सन 1893 से 1914 ईस्वी से चलने वाले संघर्ष में गांधी जी ने सत्याग्रह के दर्शन का विकास किया। तो 1893 से 1914 दक्षिणी अफ्रीका के साथ भारतीय रंगभेद के आधार पर प्रजाति द्विवार किया जाता था। गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष का फैसला लिया तथा 1893 ईस्वी में 1914 ईस्वी तक चलने वाले संघर्ष में गांधी जी
सत्याग्रह आंदोलन के दर्शन का विकास किया। जनवरी 1915 में गांधी जी 45 वर्ष की अवस्था में भारत लौटे। रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में कहे तो भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा लौट आई थी। गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। इनकी सलाह पर उन्होंने वर्ष पर मुक्त रहकर भारत की स्थिति का अध्ययन किया। राजकोट और पोरबंदर में अपने लोगों से भेंट करने के बाद गांधी शांति निकेतन गए और रविन्द्रनाथ ने ही गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर पुकारा। तो रविन्द्रनाथ ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा। वहाँ से साल भर देश का दौरा करते हुए अहमदाबाद में अपने आश्रम को जमाने का काम करते रहे और गांधी जी ने भारत में अपने राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत सन 1917 ईस्वी में उत्तरी बिहार चंपारण नमक सत्याग्रह से की थी। तो 1917 में चंपारण आंदोलन से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। चंपारण में गांधी ने नील के बागान में मालिकों द्वारा कर्षकों के उत्पीड़न के विरुद्ध अभियान चलाया। वे भी चंपारण में ही थे कि साबरमती आश्रम में शीघ्र अहमदाबाद लौटने का संदेश मिला। वहां कपड़ा मिलों के मजदूरों ने बेहतर मजदूरी के मिल श्रमिकों से मांग की, मिल मालिकों से मांग की। अगले साल गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा किसानों के प्रशासन के खिलाफ संघर्ष किया गया। तो 1917 और उसके अगले साल ही 1918 में खेड़ा चंपारण अहमदाबाद में खेड़ा आंदोलन में गांधी जी को देश की जनता को नजदीक आने का अवसर दिया। उन्होंने जनता की ताकत और उसकी कमजोरी का पता चलता था। इन्होंने इन संघर्षों में सत्याग्रह दर्शन का व्यावहारिक प्रयोग किया। इन्हीं लड़ाई में गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक, महादेव देसाई और सरदार पटेल जैसे युवाओं का नेताओं का साथ मिला। वस्तुतः सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के परम भक्तों में से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के नाडियाद नामक स्थान पर एक कृषक परिवार में जन्म हुए। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अहमदाबाद में करीमनगर लोअर ग्रुप में वकालत शुरू की और 1915 में गुजरात सभा में, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। रोल्ट बिल के विरुद्ध प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी, सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन, असहयोग आंदोलन में सहयोग तथा गुजरात विद्यापीठ की स्थापना के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार थे वल्लभ भाई पटेल। सन 1928 में बारदोली नमक किसान सत्याग्रह को सफल नेतृत्व प्रदान किया और इसी सत्याग्रह के बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली और ये गांधी जी की विश्वसनीय साथी थे और सन 1946 में मुंबई के नाविक विद्रोह को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक भारत के निर्माणकर्ताओं में सरदार पटेल प्रमुख थे। तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि 1928 के बारदोली में किसान सत्याग्रह को सफल नेतृत्व प्रदान करने के फलस्वरूप मिली। ये लोहे पुरुष माने जाते थे। 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। अब गांधी जी भविष्य के बड़े संघर्ष के लिए तैयार थे। उनका आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना दिया। राष्ट्रीय आंदोलन का आगामी घटनाक्रम, गांधी जी के विचारों को इस चरण में व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाया गया, इसलिए सन 1920 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के चरण को गांधीवादी चरण कहा जाता है। तो 1920 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के चरण को गांधीवादी चरण इसलिए कहा जाता है। अगला है रोल्ट सत्याग्रह। सन 1919 के 12 वर्ष बाद भारत के लिए अत्यंत असंतोष का था। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन की दमनात्मक शक्ति की आवश्यकता था। रोल्ट समिति की सिफारिश के आधार पर विलियम विंसेंट ने 2 विधेयकों का प्रस्ताव रखा। तो कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो रोल्ट समिति की सिफारिश पर। किसने रखा? विलियम विंसेंट ने। इन विधेयकों द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जिस व्यक्ति पर राजद्रोही होने का संदेश हो उन्हें किसी गतिविधि पर नियंत्रण रखा जाए, जिस व्यक्ति में शांति भंग होने का संभावना हो उसे बंदी बना लिया जाए। गांधी जी ने कहा है कि रोल्ट विधेयक से छुटकारा पाने के लिए सत्याग्रह ही एकमात्र उपाय है। गांधी जी ने इस संदर्भ में गवर्नर जनरल से भी इन पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया, परंतु गांधी जी के अनुरोध एवं विधानसभा के भारतीय सदस्यों के विरोध करने पर भी 17 मार्च 1919 को इनमें से एक विधेयक पास हो गया और जब संवैधानिक प्रतिरोध का अधिक प्रभाव नहीं हुआ तो गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करने का सुझाव दिया, जिनकी अध्यक्षता में फरवरी 1919 में एक सत्याग्रह सभा गठित की गई। 6 अप्रैल को जनता की हड़ताल की अपील की गई। जनता ने इस अपील पर बड़ी उत्साह से अमल किया। तारीख के बाद कुछ गलतफहमी के कारण दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल आयोजित कर ली गई, जिसके दौरान काफ़ी हिंसा फैली और बाकी जगहों पर भी हड़ताल के दौरान हिंसा हुई, लेकिन पंजाब की खतरनाक मोड़ ले रही थी। अब और एक महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत हुई, जिसमें जलियांवाला बाग कांड। अमृतसर में भी सत्याग्रह के समर्थन में सभाएं हुई। वहाँ 6 अप्रैल को तो शांति से निकल गया, परंतु 10 अप्रैल को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण पंजाब के 2 नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू को बंदी बनाकर उन्हें अज्ञात स्थान पर भेज दिया। तो 10 अप्रैल को किसने? अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने। किनको बनाया बंदी? सत्यपाल और सफीउद्दीन को। इसका समस्त पंजाब में विरोध हुआ
किया गया। इनकी रिहाई के लिए अमृतसर में हड़ताल घोषित कर दी गई। इस पर सेना बुलाएगी। सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और 11 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने सेनाई सहित अमृतसर पर अधिकार कर लिया। इस गोलीकांड की निंदा करते हुए 13 अप्रैल को दोपहर को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में 20,000 से लगभग लोग उपस्थित थे। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के जनता पर गोलियां बरसाना आरंभ किया और 10 मिनट में 1650 गोलियां चली और जलियांवाला बाग चारों ओर इमारतों से घिरा हुआ था। वहां से निकलने का केवल एक ही सकरा मार्ग था और जनरल डायर ने 150 सैनिक भी उस दरवाजे को रोककर गोलियां बरसा रहे थे। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या 379 थी, जबकि कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या 500 थी। सरकार के अनुसार आहतियों की संख्या 15,000 थी। तो डायर के सैनिक जब गोलियां चलाते रहे तब समाप्त नहीं हो गई। इसी प्रकार 13 तारीख को अमृतसर में सर्वाधिक दुखद घटना घटी, जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड के बाद भी सरकार ने दमन का रवैया बरकरार रखा, मार्शल लॉ लागू कर दिया। आतंकराज के उस काल में बड़े पैमाने पर गोलीकांड हुई और फांसियां दी गई। हवाई जहाजों से बम बरसाए गए, लोगों को पेट बल रेंगने के लिए मजबूर किया गया। पंजाब में होने वाले इन अमानुषिक कार्यों को खबर जब भारत के अन्य भागों में पहुंची तो समस्त भारतीयों में साधारण आक्रोश उत्पन्न हो गया। कोई भी स्वाभिमानी इन निर्मम अत्याचारों को आंख मूंद कर नहीं देख सकता था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से भारतीय सदस्य शंकर नारायण ने मार्शल लॉ के विरुद्ध त्यागपत्र दे दिया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी पंजाब की बर्बर घटना से विशुद्ध होकर अपनी सर की उपाधि लौटा दी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई। इस घटना की जांच हेतु गठित हंटर समिति की कार्यवाही में सभी राष्ट्रवादी बहुत शुभ थे। गांधी जी ने देखा कि पूरा माहौल हिंसा की लपेट में है, तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। सन 1919 में अमृतसर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में देश की मनस्थिति की झलक मिली। चित्तरंजन दास मॉडफोर्ड सुधारों को स्वीकार करने के विरुद्ध थे, लेकिन तिलक चाहते थे कि अनुक्रियात्मक सहयोग दिया जाए। अंत में एक समझौता हो और कांग्रेस इस बात के लिए तैयार हो गई कि सुधारों को इस तरह लागू किया जाए ताकि इसमें लोकप्रिय सरकार की शीघ्र स्थापना हो सके। और असहयोग आंदोलन इस वक्त गांधी जी धीरे धीरे उस खिलाफत आंदोलन में खींचे जा रहे थे, जिसके मंच में उन्हें शीघ्र ही सरकार से असहयोग करने की घोषणा करनी थी। जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे तभी से उनके मन में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उन्होंने अली बंधुओं से संपर्क स्थापित किया और वे मानते थे कि खिलाफत की मांग न्यायोचित थी। उनके लिए खिलाफत आंदोलन हिंदू और मुस्लिम की एकता में बांधने का एक ऐसा अवसर था जो सैकड़ों वर्षों से नहीं आएगा। नवंबर 1919 में गांधी जी खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन में मुसलमानों ने कहा कि वे मित्र राष्ट्रों की वजह के उपलक्ष्य में आयोजित सार्वजनिक उत्सव में भागने ले। घोषणा की गई कि यदि ब्रिटेन ने तुर्की के साथ न्याय नहीं किया तो बहिष्कार और असहयोग शुरू होगा। और अमृतसर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन करने का फैसला लिया और असहयोग को ये कार्यक्रम 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, ब्रिटेन ने तुर्की के साथ न्याय नहीं किया, इसलिए इसकी सफलता के लिए कांग्रेस का असहयोग अनिवार्य था। गांधी जी ने अप्रैल में नरमपंथी और उग्रपंथी दोनों ही वर्ग के नेताओं को आकर्षित किया था, क्योंकि उन्होंने नरमपंथियों के साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज के लक्ष्य को उग्रपंथियों के असहयोग के माध्यम से प्राप्त करने का लक्ष्य से मिला दिया था। यहाँ तक कि क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवादियों ने उन्हें एक अवसर देना चाहा। हिंसात्मक असहयोग की नई योजना कांग्रेस ने अगस्त 1920 में कलकत्ता में अपने विशेष अधिवेशन में स्वीकार की। कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव में ऐलान किया गया कि महात्मा गांधी ने जो उत्तरोत्तर बढ़ने वाला हिंसात्मक असहयोग आंदोलन आरंभ किया है, वे अब तक जारी रहेगा जब तक कि उक्त अन्याय की बातों का निराकरण नहीं किया जाता, जो स्वराज नहीं कायम होता। असहयोग का ये आंदोलन कई मंजिलों से होकर बढ़ना था। इसकी शुरुआत सरकार की दी गई उपाधियों को त्यागने और 3 तरह के बहिष्कार से होने वाला था। 3 तरह के बहिष्कार में धरना सभाओं का आंदोलन, अदालतों तथा स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार शामिल था। इसके साथ ही हर घर पर चरखा और करगा चालू करने की बात की। आंदोलन की अंतिम अवस्था में करबंदी आरंभ करने की योजना थी, पर यह निश्चित नहीं था कि यह समय कब आएगा। अदालतों में वकीलों ने काम का बहिष्कार किया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ और वहाँ लगभग एकमत से न्याय कार्यक्रम पास हो गया। इसके पहले कांग्रेस का लक्ष्य साम्राज्य के अंदर रहते हुए औपनिवेशिक स्वशासन प्राप्त करना था। अब उसे बदलकर शांतिपूर्ण उपायों से स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य बना दिया गया।
नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस संगठन को नया संविधान देकर उसके ढांचे को व्यवस्थित किया। कांग्रेस को एक ठोस और प्रभावकारी राजनीतिक संगठन में बदल दिया गया, जिसमें 15 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति और 350 सदस्यों की अखिल भारतीय समिति और ऐसी प्रांतीय समितियों की व्यवस्था की गई जिनका संबंध जिलों से होकर कस्बों, तहसीलों तथा गांवों तक हो गया। कार्यकारिणी समिति को ऐसा सम्मानित आकार दिया जाना था कि जिन्हें 12 महीने सक्रिय रहना था। आमतौर पर उसके फैसलों की समीक्षा करने और उसके निर्णयों को बदल देने का अधिकार थी। प्रांतीय समितियों को पुनः संगठन भाषाई आधार पर हुआ और ये समितियाँ हर प्रदेश में अलग अलग थी। इसी क्रम में गांव के ऊपर क्षेत्र में तहसील और फिर जिले के लिए भी इकाइयाँ बनती थी। कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशनों में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों को चुनाव सदस्यता के आधार पर किया जाना था, यानी 50,000 सदस्यों की एक प्रतिनिधि। इस व्यवस्था से कांग्रेस प्रतिनिधि बहुत सस्ता बन गई क्योंकि सदस्यता का वार्षिक चंदा केवल 25 पैसा था। अतः इसके सदस्यों की संख्या 10 गुनी और रात चौगुनी में वृद्धि हुई। हालांकि ये सदस्यता भी आवश्यक नहीं थी। सदस्यता के लिए कांग्रेस के लक्ष्यों और सिद्धांतों की स्वीकृति पर्याप्त थी। इसकी वजह से दल भारत के लाखों गरीब लोगों तक पहुंच गया। आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष कर देने के बाद इसमें और तरुणाई आके 1930 ईस्वी तक ग्रामीण सदस्यों की संख्या शहरी सदस्यों की संख्या से दुगनी हो गई। और आधारभूत परिवर्तन ने केवल दल की सामाजिक बनावट बल्कि उसके दृष्टिकोण और नीतियों में भी किया गया। सदस्यता अब केवल एक निष्क्रिय काम न होकर जीवन प्रतिबद्धता बन गई। कांग्रेस राजनीतिक समाजीकरण का एक शस्त्र बन गई। इसमें खादी, छुआछूत निवारण, मदनी से 2 राष्ट्रीय शिक्षा के काम हाथ में लिए गए। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग ने शिक्षितों और आम जनता के बीच की दीवार को तोड़ दिया। एक तिलक स्वराज कोष की स्थापना हुई, जिसमें 6 महीनों के भीतर 1 करोड़ से अधिक रुपए इकट्ठा हो गए। इसके कारण संगठन वित्तीय मामलों में स्थिर हो गया। इस प्रकार जन समर्थन की नींव पर खड़े एक धर्मनिरपेक्ष दल ने गांधी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत अस्त्र से साम्राज्यवादी संघर्ष का फैसला लिया। जल्द से जल्द स्वराज प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाने का नया कार्यक्रम अपनाया। उसने जन आंदोलन में बड़ी तेजी से आगे बढ़ चला। गांधी जी ने सफेद शब्दों में कहा, बेवसिया नहीं की थी कि स्वराज 1 वर्ष के अंदर मिल जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने एक तारीख को भी निश्चित कर दी थी, 31 दिसंबर 1921 से पहले स्वराज मिल जाने वाला था। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि सितंबर 1921 में गांधी जी ने एक सम्मेलन में कह डाला कि साल खत्म होने से पहले स्वराज प्राप्त करने के लिए लेने का मुझे इतना पक्का विश्वास है कि बिना स्वराज लिए मैं 31 दिसंबर के बाद जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकता। कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों चुनाव में अपना नाम वापस लेने के बाद वकीलों से, अदालतों का और जनता से शिक्षण संस्थाओं, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का बहिष्कार करने पर जोर दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिए। जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी बिहार और गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और सुभाष चंद्र बोस ने इन राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्राध्यापन का कार्य किया। 30 सितंबर 1921 तक विदेशी कपड़ों के पूर्ण बहिष्कार का काम पूरा कर दिया जाना था। शताब्दी के पहले दशक में स्वदेशी आंदोलन के दौरान धरना और सार्वजनिक स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति होनी थी। छात्र समुदाय को स्वयंसेवकों के रूप में संगठित किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय मसले के प्रचार, दान की रकम एकत्रीकरण और अंग्रेजों को साथ देने वाले के विरुद्ध प्रदर्शन, पंच निर्णयों वाली अदालतों का संचालन और विदेशी वस्तुएं बेचने वाली दुकानों के सामने धरना देने के काम किए। आंदोलन को वेल्स के राजकुमार के आगमन के बहिष्कार से सदन सफलता मिली। बम्बई में हड़ताल हुई और समुद्र से एक सभा की गई जिसमें गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, लेकिन भीड़ अनुशासनहीनों की पुलिस ने गोली चलाई। कलकत्ता में खिलाफत वालों को पुलिस के बीच एक संघर्ष के अलावा हड़ताल पूरी तरह सफल रही। सरकार बहुत संकट में आ गई और उसने दमनकारी कदम उठाने का फैसला लिया और कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवकों के संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जनसभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ये संगठन भाषण की स्वतंत्रता की भी चुनौती थी, क्योंकि इसके बिना कोई भी राजनीतिक आंदोलन चल नहीं सकता था। चित्तरंजन दास ने चुनौती को स्वीकार करके आदर्श को अवज्ञा करते हुए कहा कि मैं महसूस करता हूँ कि मेरी कलाई में हथकड़ियाँ पड़ी हैं और मेरे शरीर पर लोहे की जंजीर का वजन है। पूरा देश एक लंबा चौड़ा कारागार है। इसके क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीवित हूँ या मर गया हूँ। उनकी पत्नी और पुत्र को भी गिरफ्तारी के बाद हजारों कार्यकर्ताओं ने नाम लिखना शुरू किया। सन 1921 ईस्वी के अंत में गांधी जी को छोड़कर शेष सभी प्रमुख नेता जेल की सजा सीख चुके बीते थे। कार्यकारिणी ने हर प्रांत के कुछ खास शर्तों पर नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी थी, लेकिन मोपला विद्रोह के और मुंबई के दंगों की वजह से गांधी जी बेचैन होते हुए धीरे धीरे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने आंदोलन को शहरों से जहां अहिंसा असफल हो गई हटाकर गाँव में तेज करने का फैसला किया। अहमदाबाद कांग्रेस ने यह दृढ़ निश्चय किया कि वे अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन को और भी जोर से चलाएगी और उस वक्त तक जारी रखेगी जब तक भारत सरकार की बागडोर जनता के हाथों में न आ जाए। इसी उद्देश्य की सिद्धि के सारे अधिकार गांधी जी को दे दिए गए और गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को वायसराय को अपनी प्रसिद्ध चुनौती दी। देश के सामने
देश के सामने सिवाय इसके और कोई चारा नहीं कि वे अपनी मांगों को पूरा करने और अहिंसा का तरीका अपनाए। घोषणा की गई कि गांधी जी गुजरात के बारदोली में इसकी आजमाइश करेंगे, लेकिन इसके पहले की बारदोली में नागरिक अभिज्ञा के व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाता था। 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चौराचौरी नामक जगह पर एक घटना घट गई। पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलाने के जवाब में कुछ किसानों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाही की मृत्यु हो गई। बारदोली में शीघ्रता में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और गांधी जी के जोर देने पर 12 फरवरी को नागरिक अभिज्ञा स्थगित करके एक रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने पर सहमति हुई और बारदोली के फैसले से बहुत से राष्ट्रीय नेताओं को आघात लगा और सुभाष ने उसे राष्ट्रीय आपदा कहा और गांधी जी को अपने अनुयायियों के बीच फैसला का औचित्य सिद्ध करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उन्होंने नेहरू से विश्वास किया कि यदि स्थगन न हुआ तो उन्हें लोगों में अनियमित हिंसा के बजाय एक हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया होता। पीछे हट जाने के ऐसे कदम से हमारा संघर्ष समृद्ध होगा और वो अपने लंगर स्थल तक वापस लौट आए हैं। 10 मार्च 1905 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। उन पर राज्य के विरुद्ध देश फैलाने का अभियोग लगाया गया। गांधी जी ने अपने कार्य को औचित्य सिद्ध करने के सिलसिले में जो तर्क दिए, उनकी वजह से मुकदमा ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं अभियोग स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि न चाहते हुए भी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ब्रिटेन के संबंध में भारत का राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इतना ऐसा ही बना दिया कि जितना भी पहले कभी नहीं था। शहरों में रहने वाले नहीं जानते कि किस तरह आधा पेट भोजन करने वाली जनता धीरे धीरे मृत्यु के निकट पहुंच रही है और वे नहीं महसूस करते हैं कि कानून द्वारा भारत में स्थापित ब्रितानी सरकार जनता का शोषण करने के लिए ही चल रही थी। आंकड़े का कोई कुर्तर कोई बेरोजगारी भी इसी प्रमाण का गलत सिद्ध नहीं कर सकती कि बहुत से गाँव में नरकंकाल पड़े हुए थे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि प्रशासन से संबंध अंग्रेज या उनके भारतीय सहयोगी नहीं जानते कि उनसे ये अपराध कराया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि बहुत से अंग्रेज और भारतीय अधिकारी ईमानदारीपूर्वक ये समझते हैं कि वे संसार की एक सर्वोत्कृष्ट प्रणाली को लागू कर रहे हैं और भारत को सुस्थिर ढंग से धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। अपने वक्तव्य के समापन करते उन्होंने कहा कि उनका विश्वास है कि बुराई में सहयोग करना वैसा ही फर्ज है जैसा अच्छाई में सहयोग। उन्होंने अदालत की मांग की कानून के अंतर्गत जिस जानबूझकर किया गया अपराध माना जाता है उसके लिए बड़ी से बड़ी सजा दी जा सकती है, मुझे भी दी जाए यदि मुझे नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य लगता है। स्वीकार करते हुए कहा कि यह तथ्य कि आप अपने देश के लाखों लोगों की निगाहों में एक महान देशभक्त नेता हैं, लेकिन अदालत की कानून तोड़ने और उसकी आत्मस्वीकृति करने वाले व्यक्ति गांधी को 6 साल की सजा दी जाती है, वही जो सजा 1908 ईस्वी में लोकमान्य तिलक को दी गई थी। फिलहाल 12 फरवरी 1922 को आंदोलन में जो बढ़ावा आया वे स्थायी साबित हुआ। मोंटेग्यू और बर्गनल ने कहा था कि भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता और अगर चुनौती दी होती तो उत्तर पूरी तरह से ताकत से दिया जाएगा। गांधी ने आंदोलन वापस लेने के बाद 23 फरवरी 1922 में यंग इंडिया में अपने लेख में चुनौती का उत्तर दिया कि अंग्रेजों को यह जान लेना चाहिए कि सन 1920 ईस्वी में छिड़ा संघर्ष अंतिम संघर्ष निर्णायक संघर्ष से फैसला होकर रहेगा और चाहे 1 महीने लग जाए या 1 साल लग जाए, कई महीने लग जाए या कई साल लग जाए, अंग्रेजी हुकूमत चाहे उतना ही दमन करे जितना 1857 ईस्वी विद्रोह के समय फैसला होकर रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1922 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो बहुत बड़े पैमाने पर निराशा फैली, जनता में पस्ती आ गई और सिद्धांत पार्टी और राजनीति हर चीज टूटती बिखरती दिखाई पड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन की पस्ती इस काल में सांप्रदायिक झगड़ों की जहरीली हवा देश में चलने लगी। मुस्लिम लीग ने फिर और कांग्रेस से अलग कर लिया। जब इसके जवाब में हिंदू महासभा संकुचित व प्रतिक्रियावादी ढंग से प्रचार करने लगी। कांग्रेस नेताओं के एक हिस्से में जिसका प्रतिनिधित्व देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करते थे, बारदोली के फैसले में एक नया मोड़ लेने की कोशिश की। इसका सुझाव था कि कांग्रेस नेताओं का चुनाव लड़कर विधान परिषदों में प्रवेश करना चाहिए, वहां पर अंग्रेजी सरकार के लोकतांत्रिक और दमनकारी चरित्र का पर्दाफाश करना चाहिए। इन नेताओं ने कांग्रेस के कार्यक्रम में परिवर्तन की मांग की, इसलिए परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी नेताओं के आपस में मतभेद थे। परिवर्तनवादी नेताओं ने स्वराज पार्टी भी बना डाली, लेकिन उन्होंने अपने मतभेदों से राष्ट्रीय आंदोलन की एकता पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। दोनों ने कांग्रेस के भीतर ही रहे और अपनी अपनी गतिविधियां करते हुए दोनों ने एक दूसरे को यथासंभव सहयोग दिया। जब संघर्ष का समय आया तो दोनों एक बार फिर इकट्ठे हो गए। 22 नवंबर 1927 को लंदन में ब्रितानी मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि नियत समय में 2 साल पहले ही एक शाही आयोग की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है जो ये समस्या करे कि भारत और अधिक सुधार और संसदीय जनतंत्र के योग्य हुआ है नहीं। आयोग के अध्यक्ष हुए एक अंग्रेज सर जॉन साइमन और इस प्रकार आमतौर पर उसे साइमन आयोग की संज्ञा दी गई है। उसके 7 सदस्य अंग्रेज थे। कौन से मंत्रिमंडल ने साइमन आयोग की घोषणा की? तो ब्रितानी मंत्रिमंडल 22 नवंबर 1927।
सारे भारत में तत्काल और व्यापक प्रतिक्रिया हुई। जिस आयोग में भारत का नैतिक भविष्य निश्चित होता था, उसकी सदस्यता के लिए एक भी भारतीय काबिल नहीं माना गया और ये भारत के लिए अपमानजनक बात थी। इसमें कोई भारतीय नहीं था। कांग्रेस के अंदर एक नया गर्म दल बन गया। राष्ट्रीय आंदोलन एक नया वामपक्ष प्रकट होने लगा। सन 1927 ईस्वी में अंत में जवाहरलाल नेहरू 1.5 साल तक यूरोप का दौरा करने के बाद लौटे। उन्होंने यूरोप में समाजवादी क्षेत्रों और अनेक विचारों का संपर्क कायम किया तथा सन 1927 ईस्वी के आखिर में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ। इसमें कई भी वामपंथी प्रवृत्तियां दिखाई दी तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस खासकर नौजवानों में उनका बहुत बड़ा असर हुआ। मद्रास अधिवेशन ने सर्वसम्मति से जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत एवं सुभाष चंद्र बोस द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पास किया जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया गया था। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय हुआ। साथ ही ये फैसला लिया गया कि नए संविधान की मांग सरकारी योजना के मुकाबले भारतीय योजना बनाने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन हो और उसमें कांग्रेस भाग ले। कांग्रेस ने साम्राज्यवादी विरोधी लिंग में शामिल होना स्वीकार किया। नेहरू और सुभाष बोस और युवाओं के कांग्रेस के अंदर बढ़ती हुई वामपंथी प्रवृत्तियों के मुख्य नेता समझ जाते थे। वे कांग्रेस की सेक्रेटरी नियुक्त कर दिए गए। 3 जनवरी 1928 को जैसे ही साइमन और उनके साथ मुंबई में उत्तर कार्रवाई शुरू हो गई तो उस दिन प्रमुख नगरों में शहरों में हड़ताल हो गई और लोगों ने सामूहिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया और काले झंडे दिखाए गए। साइमन आयोग की नियुक्ति वाले भारतीय राज्य सचिव लॉर्ड बिरकनहेड भी लगातार ये राग आलाप रहे थे कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए सर्वसम्मति से कोई ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। ऐसा प्रस्ताव जिसको सभी भारतीयों को व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भी स्वीकार किया गया कि एक योजना का अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम में जाना गया। वहीं इस रिपोर्ट के प्रमुख लेखक थे। उसमें कहा गया कि भारतीय सरकार को डोमिनेंट स्टेट अधिराज्य प्रशस्ति की हैसियत वाली सरकार होना चाहिए। तो डोमिनेंट स्टेट की मांग सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया गया जिसके आधार पर इससे पूर्ण संवैधानिक सुधार किए गए। दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद गांधी जी को काफ़ी दिक्कत हुई। उन्होंने जो प्रस्ताव बनाया उसमें कहा गया कि इस रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य छोड़ दिया गया है और अगर सरकार 31 दिसंबर 1929 में ये रिपोर्ट मंजूर नहीं कर लेती तो कांग्रेस एक बार फिर हिंसात्मक असहयोग आंदोलन छोड़ेगी। इस बार इसे कर बंदी से प्रारंभ करेगी। कांग्रेस का होने वाला अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगामी वर्ष में छेड़ा जाने वाला था, इसलिए कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और अपनी जगह इंडिपेंडेंस लिंक तथा युवाओं के नेता जवाहरलाल नेहरू जो समाजवाद में सहानुभूति प्रकट कर चुके थे नामजद करा दिया। उस समय अपनी पसंद पर हक में दलील देते हुए गांधी जी नेहरू के बारे में कहा कि देश प्रेम से कोई भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। वे वीर और भावुक हैं, उसमें समय गुणों की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन संघर्षों में दृढ़ता और भावुकता का परिचय देने के साथ साथ उनमें अनेक राजनीतिक विवेक सामने की क्षमता थी। ये अनुशासन प्रेमी थे और अपने कार्यों को दोहरे सिद्ध कर चुके थे। उनमें इसमत होते हुए फैसलों को मानने की क्षमता थी। वे विनोद स्वभाव के और उनमें व्यावहारिक भी हैं कि कभी हवा में नहीं उड़ते। उनके साथ देश बिल्कुल सुरक्षित है। सन 1929 के आखिर में लाहौर अधिवेशन हुआ। ये ऐलान हुआ कि नेहरू रिपोर्ट का समय बीत गया है, आगे से कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वराज्य होगा। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष भाषण आंदोलन के लिए हरकत आने का प्रेरक आह्वान था। विदेशी शासन में अपने देश से मुक्त करने के लिए जब हम आंदोलन करना है और साथियों आप लोग और देश के सभी लोग इस हाथ बैठाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। नेहरू ने यह साफ बात की कि मुक्ति का मतलब विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना मरना ही है। मुझे साफ स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ। आधी रात को जब पुराना साल खत्म हुआ तो सन 1930 प्रारंभ हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता में तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को सारे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हर जगह विराट प्रदर्शन और सभाएं हुई और पूर्ण स्वतंत्रता के संघर्ष की प्रतिज्ञा पूरी की गई। भारत ने जनता ने घोषणा की कि अंग्रेजी राज को अब और मानना मनुष्य और भगवान की प्रति पाप करना है और हम विश्वास प्रकट किया यदि हम सरकार से स्वेच्छापूर्ण सहयोग करना और उसे करना बंद कर दे तो उकसाए जाने पर भी हिंसा न करे तो यह अमानुषिक राज्य अवश्य ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की कार्यकारिणी सन 1929 में लाहौर कांग्रेस के ये अधिकार गांधी जी को दिया गया कि वे देश में सविनय आंदोलन छेड़े। इस आंदोलन में अथा नहीं करना शामिल था। इस विधानसभा में सदस्यों में विधायक पद से इस्तीफा देने का आह्वान किया और सन 1930 ईस्वी के मध्य फरवरी में साबरमती आश्रम में कांग्रेस ने कार्यकारिणी समिति की बैठक की जिसमें गांधी जी को इस बात का अधिकार दिया कि वे अपनी इच्छा से जब और जिस जगह से चाहे सविनय आंदोलन को शुभारंभ कर दे। और 31 जनवरी 1930 को गांधी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री न्यूनतम मांगों को वायसराय लॉर्ड इरविन ने स्वीकार कर दिया। इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा सविनय अवज्ञा का। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गांधी जी ने अपनी राजनीतिक कुशलता का अपूर्व परिचय दिया। उन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ नमक पर कर हटाने को लेकर दांडी यात्रा शुरू किया। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित ग्राम दांडी से गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ना
का उदाहरण देश में सर्वोत्तनुकरणीय बन गया। उन्होंने निर्धारित स्थान को पहुंचने के लिए गांधी जी ने अपने साथियों के साथ पैदल 200 मील यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसका चमत्कारिक प्रभाव पड़ा और देश के हजारों लोगों ने नमक कानून की अवज्ञा कर नमक बनाना आरंभ कर दिया। इसके शीघ्र ही यह एक महान आंदोलन बन गया। हजारों महिलाओं ने घरों की दीवार से बाहर निकल शराब की दुकानों पर धरना देने लगी तथा इसके लिए जेल भी जाना पड़ा। स्वदेशी वस्त्र को प्रोत्साहन देने हेतु विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया और उसके सरेआम होली जलाएगी। महात्मा गांधी इस आंदोलन के उक्त कार्यक्रम की सीमाओं में ही रखना चाहते थे, इसलिए शीघ्र ही इन सीमाओं को पार किया गया। इस समय विश्व में आर्थिक मंदी की दौर चल रहा था। भारत की आर्थिक अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई थी। इस कारण भारत में बेरोजगारी का प्रकोप बढ़ रहा था। श्रमिकों ने हड़ताल करना आरंभ कर दिया गया। विद्यार्थियों ने स्कूल व कॉलेज छोड़कर आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया। किसानों ने कर देना बंद कर दिया। सरकार ने किसानों की जमीन से बेदखल कर दिया आरंभ कर दिया। जनता में इस आंदोलन का जो उत्साह बढ़ रहा था, उधर सरकार का दमन चक्र दिन पर दिन क्रूर होता जा रहा था। सरकार ने नए अध्यादेश जारी किए, प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाए गए, गोलियों से सत्याग्रह को भुना गया और उनकी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। हजार लोग जेलों में बंद कर दिए गए। उत्तर पश्चिमी सामंत प्रदेश के पठानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया। सत्याग्रह पर ब्रिटिश सरकार के कठोर एवं क्रूर अत्याचारों से महात्मा गांधी का दिल दहल गया। उन्होंने गवर्नर का इस आशय को एक पत्र लिखा कि परंतु उसका कोई असर नहीं पड़ा। अब महात्मा गांधी ने तराशना एक नमक कारखानों पर अधिकार करने की घोषणा की तो मार्च में 1930 को बंदी बना लिया गया। उन्हें गिरफ्तारी कर उग्र प्रतिक्रिया हुई। विकास नगर पर हड़ताल देखी कि बम्बई के 50,000 मजदूर काम छोड़ के सड़कों पर आ गए। मिल मजदूर हड़ताल खबर लेते ही रेलवे कारखाने के श्रमिक हड़ताल पर आ गए। बम्बई के औद्योगिक नगर सेलापुर में आंदोलन में भयंकर रूप धारण कर लिया। सन 1930 में सैन्य आंदोलन इतना व्यापक तथा उग्र हो गया, इसका अनुमान ब्रिटिश सरकार भी नहीं लगा सकी। आंदोलन की करबंदी, लामबंदी, शराबबंदी, नमक सत्याग्रह, गांजा भांग और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों, कॉलेज, अदालतों का बाइकआउट आदि के रूप इसी आंदोलन ने धारण किए। संसद में ये कह सकते हैं कि यह आंदोलन असतत रूप से सफल रहा। जुलाई के प्रारंभ तक भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं बचा था जहां इस आंदोलन का असर नहीं पड़ा हो। असहयोग आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन में महिला वर्ग को अधिक सहयोग मिला। इस आंदोलन की दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें किसानों ने अपना सक्रिय योगदान दिया। बिहार और गुजरात में किसान आंदोलन अग्रणी रहे थे। इन व्यापक आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हर संभव उपाय किए, पर वे असफल रहा। इसी अंतराल में गोलमेज सभा की योजनाएं प्रगति करती गई। ब्रिटिश सरकार गांधी और कांग्रेस का सहयोग पाने को आतुर थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अब निष्कर्ष पर पहुंच थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई संविधान संबंधी योजना सफल नहीं हो सकती। अतः गवर्नर जनरल ने तेज बहादुर सप्रू के माध्यम से गांधी के माध्यम से कांग्रेस के साथ समझौते के प्रयास आरंभ किए। अब है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता प्रथम गोलमेज सम्मेलन का असफल हो गया। अतः इरविन ने गांधी जी को 19 फरवरी 1931 को मिलने बुलाया। इनकी वार्ता 15 दिन तक चलती रही। इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कांग्रेस कार्य समिति पर लगाया गया प्रतिबंध उठा लिया गया। 26 फरवरी को गांधी सहित समिति के सभी सदस्य बिना शर्त रिहा कर दिए गई और 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। समझौते के प्रावधान इस प्रकार थे। पहला प्रावधान था कि ब्रिटिश सरकार ने सभी अध्यादेशों तथा अभियोगों को वापस ले लिया है तथा हिंसात्मक गतिविधियों से लिप्त के अलावा सभी सत्याग्रह मुक्त कर दिए गए हैं। दूसरा शर्त थी कि सत्याग्रह की जब्त संपत्ति वापस लौटा दी गई है। और तीसरी थी महात्मा गांधी ने सविनय अमेरिकी आंदोलन स्थगित कर दिया गया। और चौथी थी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। और पांचवी थी ब्रिटिश सरकार ने शराब की दुकानों से विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने कार्यक्रम स्वीकार कर लिया। और समुद्र किनारे बसने वाले व्यक्तियों को बिना टैक्स नमक बनाने की अनुमति दे दी गई। उपयुक्त प्रावधानों से ज्ञात होता है कि महात्मा गांधी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत हद तक सफल रहे, परंतु गांधी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने सांप्रदायिक एकता के लिए प्रशंसनीय प्रयास किए, परंतु साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कोई सफलता नहीं मिलने दी। अतः गांधी दिसंबर 1931 में स्वदेश लौट आए और जून 1932 में दूसरी गोलमेज सभा में स्थगित कर दी गई। भारत को लौटते हुए उन्होंने देखा कि उन्हें दिल्ली समझौते का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा था। भारत के नए वायसराय वेलिंगटन ने अपना
दमन चक्र आरंभ कर दिया। वायसराय तथा भारत सचिव ने महात्मा गांधी को पुनः बंदी बनाकर अपनी अनुदार नीति का परिचय दिया। वायसराय ने कांग्रेस का दमन करने हेतु 4 जनवरी 1932 को 4 अध्यादेश और जारी किए गए। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना आम बात हो गई। सामूहिक जुर्माने किए गए। हजारों स्त्री पुरुष पुनः जेलों में ठूस दिए गए। अतः सन 1932 का आंदोलन भी समस्त देश में फैल गया। इसमें आमतौर पर लोगों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। सरकार ने समझा था कि यह आंदोलन 6 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा, परंतु वे कई महीनों तक चलता रहा। उधर अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक के प्रचार की घोषणा की। तो 1932 में किसने सांप्रदायिक प्रचार की घोषणा की? तो मैकडोनाल्ड ने की। गांधी जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सूचना दी कि यदि दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन को समाप्त नहीं किया गया तो 30 सितंबर को आमरण अनशन आरंभ कर देंगे। सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ, परंतु दलित वर्ग के नेता डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन को वापस करने का वायदा कर गांधी जी को अनशन तोड़वाया। सन 1932 ईस्वी को बोनापेट कहलाता है। तो 30 सितंबर को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया और डॉक्टर अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग को गांधी को अनशन को तोड़वाया। ये सन 1932 में पुनः पेट कहलाया। 8 मई 1933 को उन्होंने 21 दिन का अनशन किया। वायसराय ने उन्हें पुनः मिलने का प्रयास किया, परंतु ये उसने स्पष्ट कर दिया कि पहले आंदोलन समाप्त करो। इस पर गांधी जी ने जुलाई 1933 में सामूहिक आंदोलन समाप्त कर व्यक्ति की सत्या की घोषणा की। साथ ही कांग्रेस की समस्त संगतियां समाप्त कर दी कि इस पर अगस्त 1933 में गांधी जी को पुनः बंदी बना लिया गया। अनशन करने पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ने तो सरकार ने 23 अगस्त को बिना शर्त के रिहा कर दिया गया। मई 1934 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में आंदोलन बिना शर्त के वापस ले लिया गया। जून 1934 पर कांग्रेस पर प्रतिबंध हटा लिया गया। सभी निवर्गीय आंदोलन की उपलब्धियों को नहीं नकारा जा सकता। इस आंदोलन से कुछ स्थायी लाभ भी हुए। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने प्रथम बार सामूहिक आंदोलन में खुले कर भाग लिया। इसी आंदोलन के पीछे जनसाधारण ने अपनी अपूर्व श्रद्धा व निष्ठा का प्रदर्शन किया और क्रेसफोर्ड ने इसकी उपलब्धियों को संदर्भ में लिखा है। गांधी जी ने एक सौम्य तथा निष्क्रिय राष्ट्र की शताब्दी को निद्रा से जगा दिया था। अब यही भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय इतिहास में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण मतलब भारत छोड़ो आंदोलन क्यों लाया गया, इसके क्या कारण थे? तो 1942 में किप्स योजना की असफलता के बाद भारतीय यह समझने लगे कि ब्रिटिश सरकार ने संविधान का अध्याय बंद कर दिया है और सरकार ने कठोर दमनकारी नीति अपनाई थी। इससे देश में निराशा और उत्साहहीनता छा गई। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के समक्ष आंदोलन चलाने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का मुकाबला सफलतापूर्वक नहीं कर सकी। मलाया, सिंगापुर, बर्मा आदि देशों में ब्रिटिश फौजों के पीछे हटना पड़ा, जिससे भारतीयों को विश्वास हो गया कि ब्रिटेन भारत की रक्षा नहीं कर सकता। यदि इंग्लैंड भारत को आज़ाद कर देता है तो जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। युद्ध के नाम पर सरकार देश में साम्राज्य युद्ध का नाटक खेल रही थी। देश में भ्रष्टाचार और चोरा बाजार का बोल बड़ा था। इसमें जनता ने ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष फैला हुआ था और 27 जुलाई को ब्रिटिश सरकार ने लंदन में घोषणा की कि भारत को युद्ध का अड्डा बनाया जाएगा और उसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय नेता इससे क्षुब्ध हो गए और इस घोषणा के लगभग 12 दिनों के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में 14 जुलाई 1942 को बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव द्वारा ये मांग की कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए। प्रस्ताव में ये कहा किया कि जो परिस्थिति उत्पन्न की गई है उसका समाधान के लिए ब्रिटिश शासन का अंत होने से ही होगा। प्रस्ताव में बताया गया कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कांग्रेस एक व्यापक आंदोलन चलाएगी। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने भाषण में कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर भी पड़ सकती हैं, लेकिन हम विवश हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 7 और 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासकों को रहना, जापान का भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रण देना है। उनके भारत छोड़ने से ये आक्रमण हट जाता है। क्या भारत को ईश्वर के हाथों में छोड़ दो अथवा अराजकता पर भारत को छोड़ दो। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं स्वतंत्रता का ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मैं जिन्ना खैर दे परिवर्तन की बात नहीं देख सकता। ये मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष है। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ कि करो हाँ मरो। तो यह तो इस प्रयास देश को आज़ाद करवा लेंगे या इस कार्य में हम मर मिटेंगे। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय आया।
ब्रिटिश सरकार कार्यवाही के लिए तैयार थी। 8 अगस्त 1942 को रात को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। सरकार ने शीघ्र ही नेताओं को गिरफ्तारी शुरू कर दी। 9 अगस्त को महात्मा गांधी के साथ सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद रखा गया और अन्य नेताओं को अहमदनगर के नेताओं की गिरफ्तारी की बात गुप्त रखने की चेष्टा की गई, परंतु सरकार अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी। गिरफ्तारी समाचार सारे देश में हवा की गति से फैल गया। सरकार ने कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया कि वो कांग्रेस कार्यालय पर पुलिस का पहरा बैठा दिया। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी से देश में आंदोलन शुरू हो गया। सरकार विरोधी प्रदर्शन हुई और हड़ताल हुई, सभाएं और जुलूस निकले। सरकार ने कठोर दमनकारी नीति अपनाते हुए घुड़सवार और बंदूकों को बंद करना प्रारंभ कर दिया। सारे देश में आतंक छा गया और कोई भी ऐसा नेता जेल से बाहर नहीं था जो इस विषम स्थिति में अपना जनता का मार्गदर्शन करता है। सरकार के प्रति घृणा और रोष से उत्तेजित जनता ने हिंसात्मक मार्ग अपनाया। जमशेदपुर, अहमदाबाद और मुंबई ने मजदूरों में हड़ताल कर दी। स्कूल और कॉलेज बंद हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों ने देश के कई भागों में, उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में मदीनापुर में स्थित तामलुक तथा महाराष्ट्र की सतारा में समानांतर सरकारों का गठन किया गया। कई जगह जेलों पर भी आक्रमण हुए और उनकी कैदी जेल से निकलकर भाग गए। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए। ब्रिटिश सरकार ने क्रांति के दमन के लिए जनता की मशीनों गन और गोलियों का शिकार बनाया। आतंक फैलाने के लिए पुलिस ने नियम जारी किया। तुपती धूप में खड़ा कर लोगों पर गोली चला देना, उन्हें नंगा करके पेड़ से उल्टा टांग देना और कोड़ों मारना, इस तरह जैसे दंड पुलिस ने जनता को आतंकित करने के लिए अपनाए। पुलिस एवं सैनिकों की गोली से हजारों व्यक्तियों की जानें कई सैकड़ों हजारों स्त्री पुरुषों को कोड़ों से पीटा गया। सचमुच ब्रिटिश अधिकारियों को दमन चक्र अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच गया। पटना से चिल्लाए पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराते समय 17 गोली के शिकार हुई। इस प्रकार सरकार की दमनकारी नीति पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इतने ही ने देश के कुछ हिस्सों में अप्राकृतिक काल उत्पन्न कर दिया। सरकार के दमन चक्र तथा जनता के हिंसात्मक कार्यों से अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी शुद्ध हो गए। उन्होंने 10 फरवरी 1943 को 21 दिनों का अनशन शुरू किया। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कई भारतीयों ने ताकत दे दिया और सरकार से अपील की कि वे गांधी जी को जेल से मुक्त कर दे, परंतु इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। 2 मार्च 1943 को महात्मा जी का अनशन सकुशल समाप्त हुआ और अप्रैल 1944 में गांधी जी भी वहां पर गए। सरकार ने 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया। सन 1942 ईस्वी को अगस्त क्रांति भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण हुई। ये सही है कि ये आंदोलन सफल नहीं हो सका, किंतु इस क्रांति का महत्व कम नहीं था। इसमें यह प्रमाणित कर दिया कि अब अधिक दिनों तक भारत में ब्रिटिश शासन कायम नहीं रह सकता। सरकार को यह पता चल गया कि भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष। इस प्रकार 1942 में क्रांति ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए समुचित पृष्ठभूमि तैयार कर दी। क्रांति में भारतीय जनता ने अपूर्व साहस और धैर्य का परिचय दिया और लाखों युवकों ने क्रांति में मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने को तैयार हो गए। इससे स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीयता की भावना अपनी चरम सीमा पर है और ऐसी स्थिति में अंग्रेजों का कार्य कायम रहना संदिग्ध था। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने 1940 ईस्वी गुजरात में कलकत्ता में अपने घर की निगरानी में नजरबंद रखे गए थे, किंतु जनवरी 1941 को भारत से बाहर आ चले गए और भारत की स्वाधीनता के लिए उन्होंने जर्मनी और जापान की यात्रा कर उन देशों की सहायता लेने का प्रयास किया। सिंगापुर पर जापान का अधिकार हो गया था। वहाँ अंग्रेज सेना के बहुत से भारतीय सैनिक जापान द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। नेताजी ने उन सैनिकों को संगठित कर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में भी हुआ। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया और अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सफलता प्राप्त की, जो आगे बढ़ते हुए इम्फाल तक पहुंच गई। किंतु अंत में जापान की पराजय के साथ भी इसकी पराजय हो गई और नेताजी की मृत्यु हो गई। आज़ाद हिंद फौज के अफसर शाहनवाज, डिलन, सेगर आदि गिरफ्तार हो गए। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, किंतु जनमत के सरकार ने उन्हें रिहा करना पड़ा। 9 सैनिकों के विद्रोह को 1946 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। अपने विभिन्न विभागों को लेकर मांगों को लेकर भारतीय सैनिकों ने बम्बई, कराची, मद्रास आदि स्थानों पर विद्रोह किया और सबसे महत्वपूर्ण था मुंबई में 9 सैनिकों को विद्रोह। सरकार ने उनकी मांग की पूर्ति के लिए निवेदन किया और सार्वजनिक सभाओं का भी आयोजन किया गया। इन सैनिक विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों को आतंकित कर दिया। इससे विदेशी राष्ट्रों की नज़रों में भी अंग्रेज गिर गए तथा अंग्रेज ये समझ गए कि अब लंबे समय तक भारतीय सैनिकों की सत्ता में बने रहने का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। राष्ट्रीय आंदोलन के इस दौर में मजदूर और किसान खुले तौर पर राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसमें तेभागा आंदोलन, वालिस विद्रोह, तेलंगाना संघर्ष, पुण्य परिवार विद्रोह, हैदराबाद किसान आंदोलन, पंजाब की किसान मोर्चे और जगह जगह होने वाली हड़ताल शामिल थी। भारत में हो रहे आंदोलन में फंसे ब्रिटिश शासन सत्ताओं की बात समझ में आ गया कि सत्ता पुराने ढंग से ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकती। इसलिए दौर पर कांग्रेस की मांग थी भारत छोड़ो। ब्रिटिश सरकार ने निर्णय ले लिया कि मार्च
अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। मिशन का उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण, उसके स्वरूप उसकी कार्यप्रणाली का प्रबंध करना था। सितंबर 1946 में मुस्लिम लीग की मंजूरी के बिना अंतरिम सरकार बनी और नेहरू उसका प्रधान नियुक्त किया गया। और पर जिन्ना ने कांग्रेस और ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूरा जोर लगा दिया। कांग्रेस का मानना था कि विभाजन अगर जरूरी है तो आज़ादी के बाद उसका फैसला होना चाहिए, जबकि जिन्ना की जिद थी कि पहले विभाजन फिर आज़ादी। लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया और इस अस्वीकृति का परिणाम 16 अगस्त 1946 की सीधी कार्रवाई में देखा गया, जिसमें लगभग 5000 लोग मारे गए और आज़ादी का आंदोलन रक्तरंजित हो गया। इसके बाद लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। 1946 के चुनाव में भी लीग ने मुस्लिम सीटों को दुर्व्यवहार किया और कलकत्ता, रावलपिंडी और नोआखली में दंगे फूट पड़े। और अंततः भारत की आज़ादी लीग की सांप्रदायिक और हिंसक रवैये के कारण विभाजन में बदल गई और माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन कर दिया गया। तो किस योजना के अनुसार? तो माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन किया गया। महात्मा गांधी के विचार। महात्मा गांधी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे मूलतः कर्मण्यतावादी थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उल्लेखनीय भूमिका रही है। वे विचारक, नेता तथा समाज सुधारक ही है नहीं, बल्कि राजनीतिक चिंतन को नया मोड़ देने वाले सक्रिय राजनीतिक कर्मशील चिंतक थे। दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ में उनका सत्याग्रही व्यक्तित्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पूर्णतः निखरा है। वे सत्याग्रही, सविनय अवज्ञा एवं भारत छोड़ो आंदोलन जैसे मालिक आंदोलन के प्रेरणा रहे हैं। गांधी जी के करिश्माई व्यक्तित्व तथा उनके विचारों को केवल भारतीय बल्कि विश्व स्तर पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। उनके विचार मूलतः प्रयोगात्मक स्वरूप में उभरे हैं। महात्मा गांधी ने अपने चिंतन में भारतीय मूल्यों को प्रस्तुत करते हुए, जिसमें पवित्रता, नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का प्राधान्यता, संघर्ष एवं छल कपट की राजनीतिक स्थापना, सत्य, अहिंसा, सहयोग, सेवा, लोक कल्याण तथा प्रेम का अपना विचार दर्शन का आधार बनाया। गांधी जी ने राजनीति में शक्ति की अपेक्षा सदाशिवता, नैतिकता एवं हृदय परिवर्तन को महत्वपूर्ण स्थान दिया। संसार की पीड़ित मानव जाति को उनकी सबसे बड़ी देन है। अहिंसा का महत्वपूर्ण शस्त्र, ये बुराई से लड़ने वाला एक बेजोड़ तरीका है, जिसमें इन्हें प्रचलित और कार्यान्वित किया। गांधी जी ने यह प्रेरणा दी कि बिना हथियार के भी शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य में सफलता के हाथ लड़ा जा सकता है। गांधी जी ने अपने विचारों को अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने अपना संपूर्ण गांधीवादी गतिविधियों को सत्य के लिए खोज बताया। उन्होंने लिखा है कि मैं अपने पीछे कोई बात नहीं छोड़ना चाहता। मेरे जो विचार आज हैं उन्हें कल बदल भी सकता हूँ। मेरे पास सिखाने के कुछ नया नहीं है। सत्य और अहिंसा के उतने ही पुराने जितनी पहाड़ियाँ। गांधी चिंतन पर प्रभाव। गांधी जी की धार्मिकता अपने परिवार तथा वैष्णव पृष्ठभूमि अपनी माता से प्राप्त हुई। उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, वेदांत, रामायण आदि धर्म ग्रंथों से प्रेरणा प्राप्त की। उन्होंने राम को ऐतिहासिक पुरुष तथा अनादि ईश्वर दोनों रूप में देखा है। उन पर सूरदास, तुलसीदास तथा मीरा, नरसिंह मेहता आदि संतों को भी गौरव, किंतु ईसाई तथा मुस्लिम धर्म के प्रभाव से भी अछूते नहीं रहे। इसलिए धारणा ये थी कि भगवान की कृपा से ही मुक्ति है तो आत्म साक्षात्कार संभव है। वे ईश्वरीय कृपा से प्राप्त करना आवश्यक मानते थे। वे सकार एवं सगुण हर्षवर में आस्था नहीं रखते थे। वे अवतारवाद में विश्वास रखते थे। उन्हें अद्वैतवादी विचारधारा अस्वीकार्य थी। फिर भी ईश्वर की सृष्टि की रचयिता मानते थे। परंतु वे अपने इंग्लैंड में प्रवास के दौरान शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात सत्य चिंतन से अधिक प्रभावित हुए। उनके उन पर रस्किन की अनटू द लास्ट थोरो की ऑन सिविल डिस ओबीडियंस तथा टोल्स्टॉय की किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू आदि का गहरा प्रभाव। वे इमर्सन से भी अत्यधिक प्रभावित थे। ईश्वरीय सत्य एवं अहिंसा। सत्य गांधी जी के चिंतन का प्रमुख आधार स्तंभ है। ईश्वर सत्य का प्राय है। गांधी जी के लिए सत्य एवं ईश्वर और ईश्वर एवं सत्य एक दूसरे के परस्पर निर्भर हैं। गांधी जी के अनुसार सत्य के द्वारा ही ईश्वर का अनुभव हो सकता है। जब किसी कोई सच्ची बात कही जाती है और जब किसी कोई सच्ची भावना उन्मत्त हो जाती है तब ईश्वर की सत्ता का अनुभव करते हैं। वे हैं क्योंकि वे सत्य हैं। गांधी जी के लिए सत्य एवं ईश्वर समरूप है। गांधी जी को ईश्वर पर अटूट विश्वास था। गांधी जी को ईश्वर के प्रति आस्था उनके परिवार की वैष्णव साधना एवं उपासना का फल थी। उनके द्वारा ईश्वर पर दृढ़ आस्था का भाव वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव में जागृत हुआ। उन्होंने राम नाम की अलग जगह उनके राम ऐतिहासिक पुरुष ने होकर नित्य, अनादि एवं अद्वितीय ईश्वर थे, क्योंकि इसके अनुसार ईश्वर के प्रति समर्पित भाव रखे बिना पूर्णता की प्राप्ति नहीं की जा सकती। गांधी दर्शन की नींव इस तथ्य पर आधारित थी कि सत्य व ईश्वर एक ही है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। जैसे कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा है, सत्य से बिन कोई परमेश्वर है ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया है। इस सत्य का संपूर्ण दर्शन अहिंसा से बिना अधूरा है। इनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति अहिंसा के द्वारा की जा सकती है। अहिंसा के द्वारा सत्य को पाना संभव नहीं है। अहिंसा और सत्य एक दूसरे से प्रकार होते हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से पृथक करना यथार्थगत असंभव है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गांधी जी की सर्वोदय की भावना, स्वदेश विषय संबंधी अवधारणा,
गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का अर्थ है। एक व्यक्ति की भलाई में सभी भलाई नहीं थी। इस उदाहरण से तात्पर्य समाज के अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई के स्थान पर संपूर्ण लोगों की संपूर्ण भलाई, कल्याण एवं विकास। गांधी जी के अनुसार वकील और नाई दोनों के कार्य की कीमत एक सी होनी चाहिए, क्योंकि आज समान मेहनत मजदूरी के किसान का सादा जीवन ही सच्चा जीवन है। गांधी जी को सर्वोदय विचार के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के सभी के विकास की कामना करते हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोगों की भलाई के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत बहुसंख्यक हितों के लिए अल्पसंख्यक हितों की उपेक्षा की जाती है। चरखा संबंधी विचार। चरखा संबंधी विचार स्वदेशी के प्रमुख प्रतीक खादी, ट्रस्टीशिप संबंधी विचार, सत्याग्रह। सत्याग्रह करते हैं सत्य के प्रति आग्रह, अर्थात आत्मशक्ति, प्रेम, भक्ति और सत्य शक्ति का आग्रह। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। सत्याग्रह के लिए सामूहिक संघर्ष और प्रतिकार की पत्ति नहीं है, फिर व्यक्तिगत और घरेलू संघर्ष में आत्मसंयम तथा समाधान प्रस्तुत करता है। सत्याग्रह शब्द केवल संघर्ष और प्रतिकार का ही सूचक नहीं, बल्कि रचनात्मक कार्यों का भी सूचक है। सत्याग्रह हिंसा का मार्ग है। सत्याग्रह में अनुकूल परिस्थिति रहने पर बल प्रयोग वर्जित है। ये बहादुर का अस्त्र है, जिसमें कभी रूप हिंसा का समावेश संभव नहीं। सत्याग्रह का आचार गीता का निष्काम कर्मयोग है। इसी का आधार साध्य व साधन की एकता है। सत्याग्रह का सिद्धांत हमें यह संदेश देता है कि दुनिया का आधार शस्त्र बल नहीं होकर आत्मबल है, सेवा है, दया है। सत्याग्रह अहिंसा का मार्ग है। ये एक सीमित परिमित अवधान है। सत्याग्रह में सत्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इसका किसी भी मृत्यु पर त्याग नहीं किया जाता है। अंतिम विजय सत्य की ही होती है। सत्याग्रह पर बल प्रयोग का कोई प्रभाव नहीं होता है, स्वभाव से कानून का पालन करने वाला होता है। अथवा अंत्यकरण की आवाज़ के सर्वोच्च कानून मानकर उनका पालन करता है। सविनय के द्वारा कतिपय कानून को विरोध केवल देखने मात्र में ही अवैध दृष्टिगोचर होती है, अर्थात में वो उच्चतर कानून तथा नैतिकता की पालना करता है। गांधी जी ने सत्याग्रह को सत्य के प्रति आग्रही तथा इस प्रकार आग्रह से उत्पन्न शक्ति माना है। बुराई द्वारा प्रेम द्वारा विजय प्राप्त की जानी चाहिए। ऐसा ही और परिवार, समाज तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संभव है। सत्याग्रह की सीमाओं के लिए विषय में 3 सिद्धांतों को उल्लेख है। सत्याग्रह करने वालों को अपनी मूल मांग नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। सत्याग्रह से प्राप्त सफलता सत्याग्रह द्वारा ही बनी रह सकती है, तथा सत्याग्रह से प्राप्ति संभव है, निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं। सत्याग्रह के साधन सविज्ञा, असहयोग, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार, धरना, उपवास। तो सत्याग्रह के साधन क्या है? सविज्ञा, असहयोग, हड़ताल और सामाजिक बहिष्कार, धरना और उपवास। शासन का विकेंद्रीकरण। तो ये हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है।